कि उस जगह से रिटर्न मत एक्सपेक्ट करना जिस जगह पर आपने इन्वेस्ट नहीं किया। मतलब जो कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं उन्हें रिटर्न मिलता है। There are many businesses जो with even horrible people practices they are doing. Okay, there was research that proves every dollar spent on wellness gives you 3 in return on revenue. If you take care of your people, they will take care of your business. But why do you think, what is the mental barrier? तो जब आप अपने एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट को कंट्रोल नहीं करेंगे तब अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे कंट्रोल करेंगे? लीडरशिप लेवल पर आपको क्या चैलेंजेस दिखाई दे? I think the biggest skill set you need to have as a leader is empathy. And some of the best leaders get to where they get to because of strong teams that they have. How to develop this creator mentality? What do you think? The way we bring children up. And I think colleges और यूनिवर्सिटीज़ या इवन स्कूल लेवल के ऊपर हमें हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए. आपको क्या लगता है कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर कौन सा ऐसा स्किल सेट है जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है? पाकिस्तान में आई वुड से नंबर 1 टाइम मैनेजमेंट. प्रोफेशनलिज्म हमारे यहाँ पे नहीं है अनफॉर्चुनेटली, राइट? एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट, दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज, राइट? पीटर ड्रकर वो कहता है द रियल मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज टू हार्ड व्हाट इज लिंक सेड. जेन ज़ी मिलेनियल्स बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ना वेलबींग कल्चर होना चाहिए, एम्प्लॉय कल्चर पर प्रोडक्टिव होना चाहिए. द लीडर लीड्स द वे. वन थिंग वी हैव टू रियलाइज इज कल्चर्स डोंट बिल्ड ओवरनाइट. कहीं पे भी पहुंचने में कल्चर में टाइम लगता है. Whatever culture you want to build, you have to keep investing in that. क्या आप एडवाइस देंगे यंग इंडिविजुअल्स को, प्रोफेशनल्स को जो कि एचआर डोमेन के अंदर आ रहे हैं, टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर आ रहे हैं? If you want to compete with the best, you have to be the best, right? Communication makes a big difference. What would you advise to people, how to come out of this comparison trap? The biggest competition I will ever have is with myself. पाकिस्तान में लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? As a trainer, my responsibility is that they need to leave the training having learned something. Thank you so much Sajjad bhai for giving your time and would like to start with your journey कि आपकी टैलेंट एक्सेलरेटर की जो जर्नी है उससे पहले आपकी कॉर्पोरेट जर्नी भी रही है, तो आपकी खुद की प्रोफेशनल जर्नी क्या रही एंड व्हाई डिड यू स्टार्ट अ टैलेंट एक्सेलरेटर, अगर हम इसकी तरफ थोड़ा सा डिस्कस कर सकें. Firstly, thank you so much for having me. Pleasure to be here. टैलेंट एक्सेलरेटर का जो आइडिया है वो तो स्टार्ट हुआ था 2019 में. अब बीच में कोविड आ गया तो अल्लाह के अलग प्लान्स थे. बट बेसिकली आई थिंक अ पार्ट ऑफ टैलेंट एक्सेलरेटर क्यों मैं स्टार्ट करा है, आई थिंक इट्स अ लॉट टू डू विथ माय ओन एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़. अगर मैं कहूँ उसको, मुझे आई स्पेंड अबाउट 21 साल मुझे हो गए कॉर्पोरेट सेक्टर में. बिफोर आई लेफ्ट आई स्टार्टेड विथ यूनिलीवर इन पाकिस्तान 2002 में. आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम फास्ट, सो आई स्टार्टेड डूइंग सम मोटिवेशन वर्क बैक इन 2002 विथ यूनिलीवर. उनके साथ में रहा तकरीबन 6 साल यहाँ पर कराची में, पाकिस्तान में. एंड देन आई मूव्ड विद देम टू सिंगापुर बैक इन 2008. Nice. और 2007 में मैंने जो मेरी अपनी एक्सपर्टीज़ है विच इज़ व्हाट वी कॉल कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स, उसमें आई गॉट इनटू दिस फील्ड. एंड फिर मैं सिंगापुर में उनके साथ में 5 से 5.5 साल और मैं रहा. देन आई मूव टू फार्मा कंपनी कॉल्ड GSK, GlaxoSmithKline. उनके साथ मैंने 3 साल काम करा. एंड देन आई मूव टू माय लास्ट कंपनी which is a टेक कंपनी कॉल्ड eBay. उनके साथ में तकरीबन 7 साल रहा. तो मेरा तकरीबन प्रेडोमिनेंटली ऑफ माय आई वुड से 21 साल, तकरीबन 18 साल मैंने कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स में गुजारे हैं. एंड मोस्टली मेरे रीजनल रोल्स रहे हैं. तो एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ करी ओवर दीज ईयर्स, एक तो सबसे पहला तो ये कि अभी भी बहुत सारी जगहों पे, पाकिस्तान इंक्लूडेड, इवन एशियन मार्केट्स में कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स को लोग नहीं समझते हैं सही तरीके से. आई वुड से कि प्रॉब्ली लीस्ट अंडरस्टूड एरिया इन HR. अभी भी लोग मुझे बहुत आते हैं कि यार अच्छा वो पेरोल वाला काम है, ये वो. पेरोल बिल्कुल अपनी जगह पे एक्सपर्टीज़ उसकी है. आई थिंक कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स हैज़ अ वेरी डिफरेंट फ्लेवर टू इट एंड काफ़ी वाइड भी है. एंड पार्ट ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू राइट नाउ इज़ टू एजुकेट पीपल एंड कॉर्पोरेट्स एंड लीडर्स कि ये काम हम करते क्या हैं और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है. एक तो जो जॉब की चैलेंजेस थी वो थी. दूसरा ये था कि अगर मैं HR टेक्नोलॉजी की बात करूँ प्रेडोमिनेंटली पिछले 20 साल में, आई वुड से कि HR में टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें आई हैं. इफ़ यू लुक एट द प्लेटफॉर्म्स दैट वी हैव राइट नाउ, वेदर इट्स फ्रॉम अ टैलेंट एक्विजिशन पर्सपेक्टिव, इफ़ यू लुक एट ई-लर्निंग पे जितना काम हुआ है और अभी AI बेस्ड जितनी ई-लर्निंग्स आ रही हैं, वी हैव फैंटास्टिक HR ERPs, वी हैव रियली नाइस बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स. अनफॉर्चुनेटली कॉम्पनसेशन को लेके अभी भी कुछ नहीं हुआ है. वी हैव द लार्जर प्लेयर्स ग्लोबली who are still there, who have a monopoly for good or bad reasons. But technology के point of view से there are no really good platforms that companies can use, and that used to really bug me कि यार ये because मेरा portfolio था काफ़ी बड़ा regional level के ऊपर, मुझे वो support नहीं मिलता था. So that the technology was one part of it. The second part was कि the kind of technical answers I needed, the kind of challenges we had or we still have actually, उसमें मुझे सही रिस्पॉन्स नहीं मिलता था. टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ, बिकॉज
reward is also the only technical field within HR because it's Really? all analysis and numbers and all of that. So मुझे बहुत struggle होती थी with the vendors we used to work with. So it came to a point where like कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, and thankfully I think the blessing I had in Singapore was कि जो मेरा अपना network था of my peers, I think they were very high quality talent in the same space. So I think we had really fantastic conversations around कि करना क्या है, किस तरह से हम कर सकते हैं. So I think that's where I came to a point where number one needed to come back home for family reasons. और there was no job that would have allowed me to commute like that. तो मैंने कहा यार एक अच्छी opportunity है. I think now I can try to see if I can make a difference. Also allows me to come back to Pakistan and also try to see if I can push the needle from a technology point of view. So that's where I think the idea of Talent Accelerator came. Those are only me with one of my very, very close friends back then. So she and I were discussing कि यार we should do something. She also had the same background. So हमने कोशिश स्टार्ट करी थी सिंगापुर में, वो कोविड आ गया तो वो थोड़ी सी चीज़ें आई थिंक डायनामिक्स थोड़े वो चेंज हो गए. But then I think I came to a point कि I have to do something myself now. Nice. So we started Talent Etc. back in August 2022. I left my last job, and basically the three things that we're trying to do. We're trying to obviously provide consulting services. उसमें एक रीज़न ये भी था कि जो बड़े प्लेयर्स ग्लोबली इस एरिया में काम कर रहे हैं एंड छोटे से छोटे काम के लिए दे चार्ज 25, 40, $50,000, राइट. ऐसे ही. अब बड़ी MNCs के लिए, बड़ी कंपनीज के लिए तो वो सही है, बट अगर कोई SME काम कर रहा है तो स्टार्टअप है तो वो कहाँ जाएगा. Very true. ज़रूरत तो है. और ये I've seen the evolution happen over the past 15 years in reward. एशिया में reward professionals की और reward expertise की need continues to increase. If I give you a simple example, पाकिस्तान में पिछले 2-2.5 साल से now that I'm back, I get a regular call from many of my old friends and network कि यार हमें compensation professionals चाहिए. Reality ये है कि हमारे पास it's a demand and supply thing, right? So the demand keeps on increasing, the supply is not there. Okay. Because again, reward requires you to have base level experience. आप बगैर experience के क्योंकि technical है आप नहीं घुस सकते. So consulting is one part of it. The second thing we do is trainings. और मेरा जो हमेशा से interest रहा है is to actually work on technical HR skills upskilling. उसका रीज़न ये है कि soft skills पे I think लोगों की अपनी expertise है. That's not area of my expertise, but मुझे लगता है कि as I have now been in HR for 24 years now, the kind of upskilling we need in HR function has to be really, really different. With tools, with AI, with the kind of talent market and dynamics that we see in Pakistan or globally, we need very high upskilling in HR. अच्छा मैं important question I want to ask that कि जब हम HR upskilling की बात कर रहे हैं और just like हम technical side of HR training which you catered at, हम इसे hard skill में categorize करेंगे या soft skill में categorize करेंगे? I would say there are hard technical skills. So I'll give you simplest example. Yeah. One area which is predominantly a big gap for almost I would say 90% HR professionals globally is the area of people analytics या HR analytics. Right? मैं आपको simple example देता हूँ. ये मैं हर अपनी training में हर forum में बोलता हूँ. And I'm very blunt about this as well. Why do you think, and this is the reality, why do you think finance gets more respect than HR? Right? उसका एक purpose, एक reason ये है, main reason ये है कि finance कभी ये नहीं कहता कि हमें लगता है कि कुछ होने वाला है या हमें feeling है, right? They take numbers, they take forecasts, they have analysis, they have dashboards, and all decisions are made on that, right? HR में data हमारे पास हमेशा से था, right? But we never knew how to use the data. Now, what has happened is, thanks to technology, we really have really good technology dashboards, visualization tools. हमें वो यूज़ करने नहीं आते हैं और अगर आते भी हैं तो वो डेटा बन के अगर हमारे पास जब सामने आता है, we don't know how to interpret that. Right. और मैं इसके दो हमारे पास fundamental gaps हैं right now. The first gap is, and if I ask any HR professional कि आप अपनी जॉब में मुझे बताएं कि आपके 3 सबसे बड़े challenges क्या हैं, वो कहते हैं यार हमारे अच्छे लोग छोड़ के जा रहे हैं, हमारे engagement low है, ABCDE, right? And my question is, can you give me why that is happening? Can you use data to validate if your hypothesis is correct or not? Right. We don't have the critical thinking to figure out कि ये process किस तरह करेंगे हम. That's gap number 1. Gap number 2 is कि अब हमारे पास visualization tools हैं, लेकिन if I put a very nice dashboard or visualization tool on the screen, and if I tell anybody कि मुझे अब 3 मिनट में 5 insights निकाल के दो, तो we can't. Very true. तो डैशबोर्ड होने का फायदा नहीं है अगर आप उसको रीडील कर पाते हो, राइट? इस तरह फाइनेंस वाले अपनी जो फोरकास्टिंग है उसको देख के फटाफट ये भाई ये दिस इज व्हाट इट मींस, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू. द अल्टीमेट एम ऑफ
HR analytics is for us to drive better decision making, Very true. right? आप चार्ट देखें, इंसाइट्स निकालें, इंसाइट्स क्या स्टोरी बता रहे हैं और उस स्टोरी की बेसिस पे आपके डिसीजन लेंगे. Very true. 90% of us, not just in Pakistan, globally, we are not there yet. तो ये एक टेक्निकल एक स्किल सेट है. मेरा काम आपको एक्सेल को कन्वर्ट करना नहीं है, मुझे आपको अपस्किल करनी है हाउ टू थिंक मोर क्रिटिकली Very true. and how to link the business challenges and HR challenges using data and to solve them. So इसी तरीके से जो रिवॉर्ड का मेरा अपना एरिया है, अब रिवॉर्ड इज क्वाइट वाइड लाइक आई सेड. तो मेरी जो टेक्निकल जो मेरी जो ट्रेनिंग होती है, दैट्स अराउंड हाउ डू यू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिवॉर्ड. बट रिवॉर्ड कोई ट्रेनिंग में आप नहीं सीख सकोगे. यू हैव टू डू द डर्टी वर्क. It's a very important thing. I've been in the industry for almost more than a decade. मैंने ये reward वाली चीज़ें compensation professionals काफ़ी कम देखे हमारी इंडस्ट्री के इधर. And the kind of work which you're doing is kind of very unique. As it's पर strategy which you're applying. क्यों कैसे मतलब इंस्पिरेशन कहाँ से ली? Sometimes हम जब किसी नए आइडिया पे या काम कर रहे होते हैं, कोई नई चीज़ करने जा रहे होते हैं जो कि पाकिस्तानी मार्केट में इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं रखती है, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं है, तो एक डिफिकल्टी होती है. जी. So what was inspiration? इंस्पिरेशन इज माई ओन एक्सपीरियंस लाइक आई सेड. और दो चीज़ें जो मुझे हिट करी हैं ओवर द पास्ट 15 years, वो ये था, एंड आई थिंक द मेन आई थिंक जो आई वुड से वाज एन एम्बेडेड इम्प्लिसिट आई वुड से फीलिंग, वो ये थी कि जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, तो उसके बाद आई सॉ दिस ट्रेंड इन सिंगापुर वेयर लॉट ऑफ कंपनीज स्टार्टेड टू इन्वेस्ट इन टोटल रिवॉर्ड्स. बिकॉज फाइनेंशियल क्राइसिस में हुआ ये कि आपकी कॉस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जो थी ना, वो सबसे आगे आ गई. ठीक है, जो बाकी इश्यूज थे वो तो थे. कंपनी सेड वी नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ आवर कॉस्ट. एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट फॉर एनी कंपनी इन द वर्ल्ड इज आइदर द नंबर 1 और द नंबर 2 कॉस्ट. ऐसे. ठीक है, तो जब आप अपने एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट को ही कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे कंट्रोल करेंगे? Very true. राइट. एंड आई गॉट अ वेरी नाइस फ्लेवर ऑफ दिस व्हेन आई मूव टू माय सेकंड कंपनी जीएसके में. जब मैं फावा में गया तो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि फॉर डायनामिक रीजंस या बिजनेस रीजंस आपकी टॉप लाइन ग्रो करे नहीं करे, प्रॉफिटेबिलिटी यू हैव टू डिफेंड बिकॉज दैट्स बेसिकली योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, राइट. ऐसे. और इसको मैं अब रिसेंटली में जब इवन व्हेन आई एडवाइस स्टार्टअप्स, तो मैं अपने स्टार्टअप फाउंडर्स को यही कहता हूँ कि यार अपनी कॉस्ट को देखो पहले. एंड इफ यू लुक एट द लास्ट 4 years ऑफ व्हाट हैज हैपेंड पाकिस्तान एंड आउटसाइड, इन ये पूरा जो स्टार्टअप का जो आपका इकोसिस्टम है, उसमें नाउ एवरी इन्वेस्टर जो फोकस कर रहा है वो प्रॉफिटेबिलिटी पे कर रहा है. ग्रोथ वाज इंपॉर्टेंट एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइंस योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और नॉट. ऐसे ही है. तो मेरी कोशिश ये है कि ये जो वी नीड टू अपस्किल आवरसेल्व्स एंड वी नीड टू फाइंड पीपल हु अंडरस्टैंड दिस. तो जब मैंने 15 साल में देखा कि डिमांड बढ़ती जा रही है टोटल रिवॉर्ड्स प्रोफेशनल की, बिकॉज कंपनीज आर रियलाइजिंग कि यार स्ट्रक्चर्स और फ्रेमवर्क के बगैर हम ये नहीं कंट्रोल कर पाएंगे. ऐसे ही. सो आई गॉट टू अ पॉइंट लाइक आई एम लाइक नंबर 1, एक तो हमें अगर मुझे किसी चीज़ को 15 साल लगे सीखने में, ठीक है, ऑलमोस्ट हर नया बच्चा या बच्ची जो है ना वो मुझसे 3 टाइम ज़्यादा स्मार्ट है. So hopefully, if we can build upskilling programs which allow them to learn twice as fast, we will be able to build professionals and build the pipeline much faster. Very true. Right? Very amazing. That उसके लिए हमें programs ऐसे होने ज़रूरी हैं. और रिवॉर्ड क्योंकि टेक्निकल है, मैं आपको पावर पॉइंट में रिवॉर्ड नहीं सिखा सकूंगा. तो हमारी जो छोटी सी कोशिश होती है वो ये होती है कि एनी प्रोग्राम वी डू वो रिवॉर्ड हो. हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, वी आर अ फ्यू ऑफ द प्रोग्राम्स एज वेल. 50% ऑफ द टाइम यू स्पेंड इन ट्रेनिंग्स इज एक्चुअली डूइंग द डर्टी वर्क. वो केस स्टडीज़ हैं, हम एक्सेल खुलवाते हैं उनसे, हम उनको केस स्टडी देते हैं, हम उनसे काम करवाते हैं. बिकॉज द बेस्ट ट्रेनर इन द वर्ल्ड कैन नॉट टीच यू रिवॉर्ड ऑन अ पावर पॉइंट, इज सिंपल एज दैट. Very true. एंड हम केस स्टडीज़ में हमारा पर्पस ही होता है कि वी फोर्स देम टू थिंक कि ये प्रॉब्लम है, सोचो, गो आउट ऑफ द वे, गो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, राइट. सो माय इंटेंशन विद टेक्निकल ट्रेनिंग वो यही है कि एचआर अपस्किलिंग जो है उसमें आपको नॉलेज तो बिल्ड करनी है, बट यू हैव टू डू द डर्टी वर्क. एनालिटिक्स आप एक्सेल को खोले बगैर, खुद बनाए बगैर, सोचे बगैर आप नहीं सीख सकते. But don't you think मैंने एनालाइज की कि पाकिस्तान के अंदर चाहे एचआर हो चाहे कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हो, बिहेवियर बहुत बड़ा चैलेंज है. आई थिंक एटीट्यूड इज अ बिगर चैलेंज. जस्ट लाइक व्हेन इट कम्स टू रिवॉर्ड, व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल ट्रेनिंग, वी टॉकिंग अबाउट एचआर. बहुत से लोग सीख सकते हैं अगर वो सीखना चाहें ना, और द हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज एंड ऑनलाइन कोर्सेज, एवरीथिंग इज अवेलेबल. बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे दिखाई देता है कि एटीट्यूड एक बहुत बड़ा चैलेंज है. यार ये है. What are your thoughts? Fair enough, and I think that has to stem from the leadership. तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे जो मैं ट्रेनिंग्स करता हूँ, मेरे पास इनफैक्ट अभी इस साल हमने नहीं करवाई रिवॉर्ड में, बट लास्ट ईयर आई डिड 2 एंड देयर वर अ फ्यू इंडिविजुअल्स हु केम टू मी एंड आई वाज क्वाइट मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई. दे सेड कि वी वांट टू लर्न दिस टॉपिक बट आवर कंपनी इज नॉट गोना स्पॉन्सर अस. तो दे एक्चुअली लाहौर में जब मैंने कहा तो दोनों अपने खुद पैसे दे के आए थे, राइट. एंड आई बेसिकली सेड कि आई विल डू कॉस्ट फॉर यू बिकॉज
money should ideally not be a reason why you are not able to upskill yourself. अगर आपकी कंपनी इस ट्रेनिंग की वैल्यू नहीं देख रही है तो मैं तो बहुत लोगों को बोलता हूँ आप यू नीड टू लीव द कंपनी. आई एम सॉरी बट इफ यू हैव कल्चर्स वेयर यू वांट टू अपस्किल योरसेल्फ बिकॉज आपकी अपस्किलिंग का फायदा कंपनी को होने वाला है ना. सही आपकी जॉब वहाँ पे है. बट इफ योर कंपनी डजंट सी then you are wasting your time there as well. So you're absolutely right, and I think that's where the leaders have to take a call and the leaders have to take a stand कि यार ये जो topics हैं इनकी upskilling की हमें ज़रूरत है, right? I won't take a company's name. They're one of the largest brands in Pakistan, and I was just talking to the HR head, and I'm very impressed कि उन्होंने रियलाइज कर लिया कि यार हमें जब तक हम अपस्किलिंग नहीं करेंगे अपनी टीम की वी कांट compete on the areas that we need to compete in, right? उनके कुछ 3-4 challenges हैं. टैलेंट अट्रैक्शन है, पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन अच्छा टैलेंट सब भाग रहा है, उनका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है. दे नीड राइट पीपल, right? And for them to manage this, the team also need to upskill ताकि वो समझ सके कि मसले क्या हैं और हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं. आप अपनी 15 साल पुरानी थिंकिंग को लेके 2025 के चैलेंजेस को नहीं रोक सकेंगे. एंड द टैलेंट मार्केट इन पाकिस्तान इज ओनली गोइंग टू गेट वर्स. कराची में जो हालत हुई अभी पिछले 3 दिन में, आपको क्या लगता है कि एवरेज कराची हेड क्या सोच रहा है? आई थिंक उनको कल मौका मिले ऐसे दे विल लीव, राइट? वी स्टिल नीड टू रन बिजनेसेस इन पाकिस्तान, राइट? एंड मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूँ आई हैव अ डिसेंट नेटवर्क. व्हाट गॉट अस हियर माइट नॉट टेक अस फॉरवर्ड. जो हमारे फैमिली ओन बिजनेसेस हैं, देयर वाज अ वाइट स्पेस, देयर वाज अ नीड, दे ग्रू. बट मैं ग्लोबली मैं 15 साल गुजार के आया हूँ सिंगापुर में, तो मुझे मैं देखता हूँ, मुझे वो अप्रिसिएशन है कि यू नॉट गोना कंटिन्यू टू ग्रो वाइट स्पेस की बेसिस पे. टैलेंट पे बात आएगी इवेंचुअली. ऐसे दूसरा मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, स्पेशली जेनजीज और मिलेनियल्स को लेके. आई थिंक आई नो तकरीबन 1-1.5 साल हमारा वो बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी. बट इफ आई रिमेंबर करेक्टली 2023 में 2022 में we had $400 million of investment come into Pakistan, the tech startup space, right? ये 100 अरब रुपए हैं. Similarly, freelance community also earned $400 million tax free because we have Upwork में इनके profiles हैं, right? अगर ये situation मैं तो कहता हूँ अच्छा है कि ऐसा हो. If this continues और अलहम्दुलिल्लाह finally tech startup में I think पैसे वापस आ रहे हैं. People are not going to want to work for big companies. And ये हो रहा है, by the way. The top brands in Pakistan, I know for a fact कि वहाँ पे वो जो पहले था, जब 20 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, everybody wanted to work for Unilever at big brands. Gen Z's को फर्क नहीं पड़ता है, right? In fact, they prefer startups because hierarchy नहीं है, free flow है, कुछ structure में attitude. They can do whatever they want, right? To an extent. तो I think companies have to realize कि ये जो मार्केट डायनामिक है पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है. The quality of talent and the kind of talent you need पुराने स्ट्रक्चर्स में पुरानी थिंकिंग के साथ वो नहीं चलेगा. चल गया अच्छी बात है, गुड फॉर यू, बट इट्स नॉट गोना गो फॉरवर्ड. Moving forward, I think you have a stable job, a very stable career when it comes to corporate world जहाँ आप सिंगापुर में थे and starting up a new idea जी. जिसकी पाकिस्तान में acceptance already बहुत कम है. जैसे you already mentioned कि हमारे यहाँ वो CTA culture बहुत ज़्यादा है. What were the challenges and how you cope up with it? So एक तो ये I think predominantly I'm not running only a Pakistani business, so I do have an entity in Singapore. I do have clients internationally, Southeast Asia में हैं. मैंने एक आध US के बेस्ड क्लाइंट्स के लिए भी मैंने काम करा है. सो आई थिंक येस ऑब्वियसली आई एम नाउ ऑपरेटिंग फिजिकली, नाउ आई एम बेस्ड आउट ऑफ पाकिस्तान. बट ये है कि ऑलमोस्ट मुझे हर महीने एक आध हफ्ता ट्रैवल करना पड़ता है. पाकिस्तान में मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था बिकॉज आई हैव बिन आउट ऑफ पाकिस्तान फॉर अबाउट 15 years. सो आई डोंट हैव दैट नेटवर्क, सो आई हैव हैड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, which is fine, which is I think I would have to do anywhere अगर मैं किसी और मुल्क में भी होता तो, which I don't mind. But ये है कि I think the first year was more about me learning as well, coming back after 15 years. Because पहले मैं आता था साल में 2 बार just to meet family and friends. But now that I'm back and I'm trying to operate, run a business, I have to learn a lot of things as well, right? So I think for me now coming to 3 years, a big journey for me has also about how does this market operate? How do people think, right? And obviously मेरा perspective बहुत different है for good or bad reasons because Singapore is the top 3 talent market in the world globally, right? Very, very progressive. So, and Pakistan is an emerging market, just like other emerging markets. So, I've had to fine tune myself also कि मुझे यहाँ पे किस तरह operate करना है. And जिस area में मैं काम कर रहा हूँ, which we discussed, is very niche. I have to spend time educating and creating awareness. Yeah. I can't sell directly till people understand कि इसकी importance क्या है. ऐसा ही. So वो एक continuous journey है. मुझे लगता है कि अगले 3-4 साल मुझे और लगेंगे आराम से at least to make a space where people understand कि सजाद जो है वो ये काम कर रहा है, वो इनिशिया टैलेंट एक्सिटी ये काम कर रहा है, and this is why we need that work.
You just mentioned in the previous conversation कि पाकिस्तान का जो टॉप टैलेंट है वो ब्रेन ड्रेन चल रहा है इस वक्त कराची की भी जो सूरत हाल रही है इस बारिश के बाद और ओवरऑल टॉप टैलेंट यहाँ से मूव आउट कर रहा है इन कंपनीज को टैलेंट हंट करने में एक बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है कि यार हम राइट टैलेंट फॉर द राइट पीपल कैसे लेकर आए राइट पोजीशन के लिए कैसे लेकर आए हाउ व्हाट डू यू सजेस्ट मतलब किस तरह आपको मार्केट दिखाई दे रही है सिचुएशन इन चीज़ें कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही हैं वेरी वेरी लॉन्ग आंसर विच आई डोंट थिंक वील हैव टाइम फॉर, बट आई थिंक मुझे लगता है कि कंपनीज हैव टू बी वेरी स्ट्रक्चर्ड अराउंड दिस, राइट? और मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। हम जब एक बिल्डिंग हम खड़ी करते हैं, राइट? तो हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स कॉर्पोरेट्स आर मोर फोकस्ड ऑन कि यार एक स्ट्रक्चर खड़ा करो, अंदर फैंसी लाइट्स लगाएंगे, बीन बैग्स डालेंगे, फ्री लंच लेंगे, राइट? बट अगर आपका सरिया और जो बेस है अगर वो वीक होगी, द स्ट्रक्चर इज नॉट गोना स्टैंड, राइट? सही है A latter work that I think I do and what a work that HR needs to do is the structure itself. तो अगर आपका स्ट्रक्चर अच्छा है, आपके प्रोग्राम्स अच्छे हैं, आपकी थिंकिंग प्रोग्रेसिव है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका हर बंदा रुक जाएगा। There is no company in the world ऐसे ही who has 100% retention rate. But the people you want to retain, the people you want to engage, आप काफ़ी हद तक उसमें आप सक्सेस ले सकते हैं। एंड देयर आर कंपनीज हू आर डूइंग दैट, राइट? बट हमें इंटेंट और उसमें थिंकिंग की ज़रूरत है कि वो प्रोग्रेसिव थिंकिंग होनी चाहिए। एंड द इंटेंट शुड बी देयर कि यार टैलेंट इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। अगर मेरे पास वो टैलेंट ही नहीं है जिसकी बेसिस पे कंपनी चल रही है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली देयर आर मेनी कंपनीज, जैसे हम बात कर रहे थे कि दे डोंट वैल्यू टैलेंट एज के यार है जा रहे तो जाने दे बिकॉज डिसीजन तो मर्जी लेना है। ऐसे ही तो आई थिंक येस इट कैन बी डन, बट यू नीड द राइट इंटेंट एंड यू नीड द राइट एक्सपर्टीज टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। क्या आपका एक सर्वे पढ़ रहा था कि कौन लोग इदारे में ज़्यादा स्टे बैक करता हूँ वो नहीं जा रहे होते डाउन साइजिंग की तरफ या वो नहीं छोड़ रहे होते या वन तो इदारे का कल्चर बहुत मीनिंगफुल होना चाहिए इन द सेकंड सर्वे वाज दैट कि इदारे का कल्चर बहुत फन होना चाहिए बिल्कुल मुझे दिखाई देता है कि हमारे यहाँ दोनों चीज़ें ना बहुत मिसिंग है सही हमारे मीनिंगफुल लर्निंग एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है पाकिस्तान के अंदर व्हेन इट कम्स टू फन तो हम लोग बहुत पीपल सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं सही हम एम्प्लॉय सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन थी हम नंबर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन अगेन नंबर्स मैटर करते हैं सही आप पाकिस्तान के अंदर क्या चीज़ देख रहे हैं कि यार किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस को इवॉल्व करने की ज़रूरत है व्हाट स्टेप्स यू वुड सजेस्ट कि यार इन चीज़ों को हमें लाना पड़ेगा जो कि बहुत मिसिंग दिखाई देती हैं बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ सिंगापुर यू हैव सीन ट्रांसफॉर्मेशन यू हैव सीन बिहेवियर चेंजेस I would say there are, so in fact I summarize this, right? हम हमारे पास EVP का कॉन्सेप्ट है, एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन, राइट? अगर मैं आपको बोलूं कि पाकिस्तान में कोई भी एक बड़ा ब्रांड नेम ले लें और मैं बोलूं कि उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, और हम रैंडमली किसी को रोड पे उठाते बोलते बताओ कि ये कोई भी कंपनी है उसके बारे में तुम्हारा क्या 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 तुम्हारे व्यूज हैं। द परसेप्शन दे हैव इज व्हाट वी कॉल द एम्प्लॉयर ब्रांडिंग परसेप्शन, राइट? ये एज एन एम्प्लॉयर ये क्या होगा, वो परसेप्शन है। और फिर एक है कि जब आप अंदर काम करते हो तो जो एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन है वो क्या है। अच्छा, लॉट ऑफ वर्क दैट आई डू इन रिवॉर्ड इज अराउंड ईवीपी, बिकॉज आप सैलरी क्या दे रहे हो, आप बेनिफिट्स क्या दोगे, आप किस किस्म की पर्क्स दोगे, आप किस किस्म के इंसेंटिव्स दोगे, ऑल ऑफ दैट आर पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय वैल्यू प्रोपोजिशन, राइट? अगर आप कहते हो कि कोई एक बैंक है जो बहुत फेमस है, हर बंदा इस बैंक में पाकिस्तान में काम करना चाहता है, क्यों करना चाहता है? वो उसकी लीडरशिप की वजह से है, वो उसके कल्चर की वजह से है, वो उसके पैसों की वजह से है, या बड़ा फैंसी ऑफिस है? ऐसे हमने एक फ्रेमवर्क बनाया अपना टैलेंट एक्सेलेरेटर में ईवीपी के नाम से, राइट और हम अभी कुछ हम काम एम्प्लॉय ब्रांडिंग पे भी फोकस में कर रहे हैं। इसका पर्पस ये है कि हर कंपनी को आइडेंटिफाई करना है कि वो अपनी कंपनी को लेके उनका ईवीपी क्या है। रियलिटी ये है, आई वुड से कि 98% कंपनीज डोंट नो कि उनका अपना ईवीपी क्या है। और मैं अभी जो लोग सुनेंगे इस पॉडकास्ट को, मैं बोलूँगा कि आप अपनी कंपनी के बारे में खुद डिफाइन करें कि आपकी कंपनी का ईवीपी क्या है। आई गारंटी यू मोस्ट पीपल कांट। They can tell you good things about what their company does. Of course, every company does, right? अच्छे पैसे हैं, अच्छे ऑफिस हैं, अच्छा कल्चर है, अच्छे मैनेजर्स हैं। लेकिन एक कोहेसिव वे में डिफाइन करना कि मेरी कंपनी का ईवीपी ये है, ये नहीं, लोग कंपनीज को नहीं पता है। एंड व्हाट वी हैव टू डू एंड सम ऑफ द वर्क दैट वी आर डूइंग राइट नाउ एम्प्लॉयर ब्रांडिंग को लेके और ईवीपी को लेके, वो यही है कि कंपनीज शुड हैव एन आइडिया। अगर आप कहते हो कि टैलेंट का बड़ा मारामारी चल रही है पाकिस्तान में, राइट, और हम compete कर रहे हैं टैलेंट के लिए, तो टैलेंट आपके पास क्यों आएगा? सही बात आप पैसों की वजह से आएगा, आपके कल्चर की वजह से आएगा, आपके ऑफिस की वजह से आएगा। तो हमने हमारे ईवीपी मॉडल में 4 पिलर्स बनाए हैं। एक है रिवॉर्ड का, एक है कल्चर का, एक है आपकी जॉब का, और एक है एनवायरनमेंट का। अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो मे बी उनके पास एनवायरनमेंट अच्छा हो ना हो, लेकिन ऑन द जॉब ट्रेनिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। जबरदस्त आपको पता है कि यार ये यूनिवर्सिटी है इस फील्ड के अंदर, अगर मैंने यहाँ पे 2 साल गुजार लिए ना तो मैं अपनी जॉब में चीता बन जाऊंगा और चीती बन जाऊंगी, राइट? यू हैव टू डिफाइन व्हाट आप, और ईवीपी में ये भी कि आप 17 चीजें नहीं दे सकते, किसी कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है। ऐसे ही यू डिसाइड 3 4 5 7 चीजें जो आप अच्छे हैं,
right? And the biggest flaw that I see that almost every company does is that we don't communicate well. मैं रिवॉर्ड में आपको गारंटी बता सकता हूँ, और ये हमारे पास बहुत सारे सर्विस हैं ग्लोबली. 80% companies don't do a good job in communicating all the things that they offer. Benefits का मैं एग्जांपल देता हूँ, और बिकॉज ये तो मेरा काम है. मोस्ट कंपनीज एक्चुअली डोंट कम्युनिकेट रेगुलरली कि आप बेनिफिट्स क्या दे रहे हैं. गाड़ी दे रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं, हेल्थ दे रहे हैं, प्रोविडेंट फंड दे रहे हैं, कोई स्पेशल प्रोग्राम है, राइट? हम कम्युनिकेट ही नहीं करते हैं. जब कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो एम्प्लॉय अप्रिशिएट कहाँ से करेगा, वेरी ट्रू. राइट? और जो अप्रिशिएट नहीं करेगा तो वही बोलेगा यार मेरी कंपनी तो कुछ करती नहीं मेरे लिए. देयर आर सो मेनी कंपनीज इन पाकिस्तान जिनसे मेरी बात हुई, दे शोड मी द थिंग्स दे डू फॉर द एम्प्लॉइज, एंड मैं एक्चुअली देख के परेशान हो गया. मैंने कहा यार तुम लोग इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हो, कम्युनिकेट करते हो नहीं, तो मैंने कहा फिर फ़ायदा क्या? What do you mean by communication? मतलब how they communicate actually? मतलब सो सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर मैं किसी रैंडम एम्प्लॉय के पास जाता हूँ किसी कंपनी के, और मैं बोलूँ कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी कंपनी 17 चीज़ें दे रही है, चांसेस आर दैट दे डोंट नो. सिंपल एग्जांपल देता हूँ. Most companies will cover you for life insurance and some insurance and medical, right? How many employees actually would know कि उनका medical coverage exactly कितना है? Comprehensive way की बात कर रहा हूँ, yes sir. राइट? कितना प्रोविडेंट फंड मिलता है, कितनी ग्रेजुटी मिलती है. कंपनीज ने अब थोड़ा सा प्रोग्रेसिव वे में दे डू मोस्ट ऑफ ऑन वेलनेस, जिस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह, राइट? एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं क्या हो रहा है. अब मैं जाके बोलता हूँ कि आप साल में अपने सारे एम्प्लॉयज़ को कितनी बार कम्युनिकेट करते हैं, फिजिकली और थ्रू अ टाउन हॉल, थ्रू ईमेल, थ्रू समथिंग, कि यार आपको हमारी कंपनी से ये 17 चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं. 80% कंपनीज डोंट कम्युनिकेट, राइट? एंड बेनिफिट्स कॉस्ट is anywhere between 15 to 45% of your annual salary cost. Very true. अगर यूटिलाइजेशन ही 4% है तो आप जो ये करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है. एंड दिस इज़ वेयर द कम्युनिकेशन पार्ट कम्स इन, राइट? आप कम्युनिकेट करो, और ये मैं खुद अपनी जॉब में कर चुका हूँ. व्हेन वी स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग, द यूटिलाइजेशन went up and the appreciation went up. Coming back to the wellness part, I've seen that you've been working so much on the wellness area. काफ़ी आप conferences भी करा रहे हैं, keynotes भी दे रहे होते हैं. Recently I saw that your keynote on financial wellness, जहाँ आप बात करें कि पाकिस्तान के अंदर financial wellness का एक बड़ा lacking concept है. लोगों के पास वो clarity नहीं है. Yeah. बहुत से लोगों के पास वो 3 मंथ का सैलरी भी नहीं है. नहीं है. और अगर वो 3 मंथ का सैलरी नहीं है तो बहुत बिलो द लाइन कर That's right. पूरी एशिया की थिंक आपने एग्जाम्पल दी कि पाकिस्तान और एशिया में जो हालात हैं, क्या रीजन है कि हमारे फाइनेंशियल वेलनेस बहुत लैक करते लोग. फाइनेंशियल वेलनेस एक्चुअली है क्या? So अगेन देखिए, फाइनेंशियल वेलनेस की अवेयरनेस लाइक यू सेड पाकिस्तान में नहीं, एशिया में भी नहीं है, ठीक है ना? आई थिंक वेस्टर्न कंट्रीज हैव डन अ डिसेंट जॉब बिकॉज उनके स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं. देयर आर फॉल बैक्स, उनका टैक्सेशन स्ट्रक्चर है, उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं. एशिया में ऑब्वियसली हम लोग कहीं पे नहीं है, पाकिस्तान में भी बिल्कुल नहीं है. आई वुड से एक तो ये है कि हमारा जो सोशो इकोनॉमिक डायनामिक्स जो हमारे हैं, उसमें कभी हमारे पास कोई सिस्टम बना ही नहीं. सिंपल एग्जांपल ये है कि जब बंदा यहाँ पे रिटायर करता है, डू यू एक्चुअली हैव अ रिटायरमेंट फंड इन पाकिस्तान और नॉट? वी डोंट, राइट? एंड सिमिलरली मैनी कंट्रीज इन एशिया. सो एक तो ये है कि वो एक दैट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट, राइट? अब मैं अगर बात करूं कि देयर आर 4 ब्रॉड एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल वेलनेस. बजटिंग क्या होती है, आपकी सेविंग्स, शॉर्ट टर्म सेविंग्स, लॉन्ग टर्म सेविंग्स और डेट मैनेजमेंट, राइट? ये 4 बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं. ये 4 टॉपिक अगर आप समझ गए तो यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी ऑन फाइनेंशियल वेलनेस. अब मसला ये है कि यहाँ पे ये 4 पॉइंट भी समझाने वाले लोग हैं ही नहीं. आइडियली इन एन आइडियल सिचुएशन मैं कहता हूँ ये चारों टॉपिक जो है ना यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको सिखाने जाने चाहिए. right? As part of you growing up and becoming an adult and stepping into the corporate world and taking more responsibility, आपके पास बेसिक लेवल के ऊपर ये 4 कॉन्सेप्ट होने चाहिए, राइट? दूसरी चीज़ ये हुई कि हमारे पास वेलनेस को जनरली लेके कोई एजुकेशन अवेयरनेस नहीं है, राइट? एंड कॉर्पोरेट्स ने कुछ अब स्टार्ट करा है. थैंकफुली कोविड के बाद थिंग्स हैव मूव्ड, बट आई थिंक फंडामेंटली आई डोंट टू ऑनेस्ट आई डोंट हैव द एग्जैक्ट आंसर कि हम इसको किस तरह करेंगे, एक्सेप्ट दैट समबडी नीड्स टू फिगर आउट अ बेटर वे ऑफ एजुकेटिंग द मैसेज अराउंड फाइनेंशियल वेलनेस. हमारे यहाँ पे लाइक यू सेड, अगर आप ये देखें कि हाउ मेनी सिटीजन्स आर बिलो पॉवर्टी लाइन, आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली 40% और सो आर बिलो पॉवर्टी लाइन, राइट? बट जो 60% सो कॉल्ड हु आर अबव पॉवर्टी लाइन, वो भी बिल्कुल हैंड टू माउथ चल रहा है. सही. एंड लाइक यू सेड कि एक जनरल स्टैटिस्टिक्स दिया जो फाइनेंशियल वेलनेस में यूज करते हैं, आइडियली यू वांट 3 मंथ्स ऑफ सेविंग्स. पाकिस्तान में कितने लोग होंगे जिनके पास 3 महीने का खर्चा कैश में अपने बैंक अकाउंट में पड़ा होगा? अच्छा, व्हाई इज़ दैट सो? मतलब ये क्यों है कि अब पाकिस्तान में मतलब मैंने देखा है कि कुछ लोग हैं जी. जो ये कर पा रहे होते, बट व्हाट आर द कोर रीजंस कि पाकिस्तान में लोग या एशिया के अंदर लोग क्यों सेविंग्स नहीं कर पा रहे? मतलब 3 मंथ की सेविंग्स जी. अगर लोग स्ट्रैटेजिकली चलें, जी. जैसे मुझे जो चीज़ समझ आती है कि माइंडफुल कंजम्पशन नहीं है. जी, आप सही है, आप
वो चीज़ें भी खरीद रहे हैं, वो चीज़ें भी कर रहे हैं, कंपैरिजन में रह रहे हैं। उसके पास वो है लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया हैज़ डन अ ग्रेट जॉब, एक्सेसिव बाइंग है। बट आपको क्या समझ आया कि क्या वजह है कि बिलो द पॉवर्टी लाइन ये लोग जाते जा रहे हैं और 3 मंथ की सेविंग्स भी लोगों के पास नहीं है? आई एम नॉट द एक्सपर्ट। एक मैं एज एन ऑब्जर्वर ये सोच सकता हूँ या मैं एटलीस्ट कमेंट कर सकता हूँ कि वी आर अल्टीमेटली इमर्जिंग नेशन और द ओनली नंबर दैट आई कैन यूज इज व्हाट वी कॉल जीडीपी पर कैपिटा। राइट, अगर आप पाकिस्तान का ले लें या इंडिया का ले लें, इंडोनेशिया, वियतनाम, जितने भी हैं जो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं, अगर आप इनका जीडीपी पर कैपिटा लें तो हमारा कुछ $1500 भी नहीं बनता है पूरे साल का। राइट, ऐसा ही है। सो इफ प्रिडोमिनेंटली आप इनकम डिस्पैरिटी भी तो देखें ना, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो डूइंग वेल, तो मसला ही नहीं कोई, देयर इज नो एंड टू इट, बट bulk ऑफ आवर पॉपुलेशन इज पुअर एक्चुअली। राइट, एंड द सेम अप्लाइज फॉर इफ यू लुक एट अदर इमर्जिंग मार्केट्स एज वेल। सो एक तो रियलिटी है कि हम एज अ नेशन वी आर पुअर नेशन। राइट, हमारी क्या औकात है इकोनॉमिकली, कुछ भी नहीं है। राइट, दैट ऑब्वियसली ट्रांसलेट इनटू द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन कि जीडीपी पर कैपिटा डिटर्मिन्स के ऑन एवरेज हर बंदे की स्पेंडिंग पावर क्या है। हमारा $1500 है साल का, कितना हुआ ये, तकरीबन हुआ आपका ये 4.5 लाख पूरे साल का। सर कुछ भी नहीं है ये तो। राइट, तो आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। आई थिंक एज अ नेशन वी हैव टू गेट बेटर इकोनॉमिकली, तब जाके लोगों की स्पेंडिंग पावर ऊपर होगी। ऐसे ही। तो आई थिंक टिल दैट हैपेंस, अगेन आई एम नॉट द एक्सपर्ट, वी प्रॉब्ली नीड अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट ऑन दिस हु कैन डिटरमिन कि इसको हम इम्प्रूव किस तरह कर सकते हैं। एज़ वी डिस्कस कि कोविड के बाद मेंटल हेल्थ पे पाकिस्तानी मार्केट में काम होना शुरू हुआ और वैसे हमारे मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि वो एक टिपिकल मेंटल हेल्थ डे मना लिया जाता है, एक आध कोई वर्कशॉप हो जाती है। स्ट्रक्चर वाइज प्रॉपर वे के अंदर मेंटल हेल्थ के ऊपर, एम्प्लॉय वेलबींग के ऊपर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में किसी भी इदारे में प्रॉपर वे में काम हो रहा है। कंपैरेटिवली अगर आप सिंगापुर की बात करें और प्रोग्रेसिव नेशंस की बात करें, जिस तरह से उन्होंने मेंटल हेल्थ को समझा है, या ये फंडामेंटल है। मतलब वेलबींग अगर आपकी होगी, इफ़ यू फील वेल फ्रॉम इनसाइड, डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस एनहांस होगी। आपको क्या लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह की इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जो कि इस एम्प्लॉय वेलबींग को स्ट्रक्चर में ला सकें, हायरार्की के अंदर ला सकें, वर्क प्लेस का हिस्सा बना सकें, ना कि सिर्फ एक ट्रेनिंग एक वर्कशॉप से बेस करते हो? सो एक तो ये कि अगेन इंटेंट बड़ा ज़रूरी है। वी नीड टू बिलीव कि ये एक तो ज़रूरी चीज़ है ना, हमारे यहाँ पे अगर अवेयरनेस ही नहीं है कि भाई, सबसे पहली बात तो ये कि बिजनेसेस एंड इवन इंडिविजुअल्स, डू यू इवन अंडरस्टैंड, आप और मैं समझते हैं कि मेंटल वेलनेस होती क्या है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब से मैंने कॉर्पोरेट में, जब मैंने पहली बार ये इट केम टू मी, मुझे तो पता नहीं था कि ये डिप्रेशन और ये मेंटल वेलनेस और हेल्थ क्या होता है। राइट, सबसे पहला तो ये कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इट इज़ ओनली लिमिटेड टू कॉन्फ्रेंसेस एंड ये नहीं कह रहा कि कंपनीज काम नहीं कर रही हैं, कंपनीज काम कर रही हैं एज द नीड इज़ वेरी वाइड। उस पे उसके अगेंस्ट काम नहीं हो रहा। मैं आपको सिंपल एक नंबर देता हूँ। ये मैंने अब की हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है 3 सितंबर को, इसके ऊपर ही। राइट, फुल डे इमोशनल वेलनेस पे। तो मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था, 2 बड़ी रिसर्च आई हैं 2021 में और 2022 में, एज वी वर कमिंग ऑफ कोविड। 4 आउट ऑफ 5 पीपल इन द वर्ल्ड आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ मेंटल हेल्थनेस। सेम नंबर पाकिस्तान में भी है। अब मैं इंस्टीट्यूट का नाम मैं भूल गया हूँ, बट उनकी अभी 2024 में एंड में उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश करी है, एंड दे सेड द सेम नंबर एज वेल। दैट मीन्स 4 out of 5 people in Pakistan also have some sort of a mental health struggle. इसका मतलब ये कि it doesn't matter who you are, what job you have, what company you work for, you are struggling with something. So पहला challenge ये है कि as a corporate or as a nation do we understand कि ये है क्या, right? दूसरी चीज़ ये, अगर आपको पता चल गया कि यार ये मसला है, अब हम क्या कर सकते हैं, right? This is where again the company leadership या private sector or whatever it is has to come forward and say कि यार ये हमारे लिए ज़रूरी है। अगर सीईओ या बॉस कहता है कि यार चल रहा है ना काम, तो चलने दो, तो ज़ाहिर है कुछ नहीं होने वाला। राइट, वी हैव टू अग्री कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इफ़ यू, लाइक यू सेड, इफ़ यू आर मेंटली नॉट देयर, यू कैन बी प्रोडक्टिव। आप जब एंगेज्ड ही नहीं है तो आप क्या उखाड़ लेंगे। ऐसे ही है। राइट, अब घर में मसले चल रहे हैं, फाइनेंशियल मसले हैं, लीगल मसले हैं, मैरिटल मसले हैं, हेल्थ रिलेटेड मसले हैं, आप किन किन लेवल पे फाइट करेंगे। परसों एग्जाम्पल इन्हें बारिश हो गई, कराची का आपने हाल देख लिया। राइट, घरों में 18-20 घंटे लाइट नहीं थी। ऐसे ही। राइट, पानी घरों में आया हुआ है, बिलियंस ऑफ रुपीज इन डिस्ट्रक्शन। राइट, अभी ये हम कराची आइट एवरेज जो है वो सफ़र कर रहा है, ये कहाँ पे जाएगा हेल्प के लिए। ये आगे जो जिनकी जॉब्स भी हैं चलें, ठीक है, अब उनके घर पे लाइट नहीं है, बेचारा ऑफिस आया हुआ है, वो डिस्ट्रैक्टेड है, 50 मसलों से गुजर रहा है, उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो वो कहाँ पे जाएगा, कितना वो एंगेज और प्रोडक्टिव हो जाएगा। So companies have to realize that this is important, right? If they want the best out of people, we have to look after them, right? सिर्फ जिम जाने से या एक्सरसाइज करने से ऑफ कोर्स हेल्प होता है, but mental health and emotional health is a completely different beast.
नहीं, व्हाट रियली स्टन्स मी इज़ दैट कि व्हेन आई डू रन अ कंपनी एंड मैं बहुत ज़्यादा अपने एम्प्लॉइज़ के साथ बहुत ज़्यादा वेल-बीइंग पर या बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता हूँ, इनफैक्ट उनसे डिस्कशंस हो रही होती है। मैंने देखा कि उसका उसका एक असर होता है आपके बिज़नेस के ऊपर। एब्सोल्यूट आपकी प्रोडक्टिविटी हाई हो, इफ यू टेक केयर ऑफ योर पीपल, दे विल टेक केयर ऑफ योर बिज़नेस। एब्सोल्युटली। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गनाइजेशंस जो कि ये बात नहीं समझ पा रहे कि अगर वो अपने एम्प्लॉइज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जी। उनकी मेंटल हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनकी लर्निंग एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका फ़ायदा उन्हें तो हो रहा है, पर ज़्यादा फ़ायदा ऑर्गनाइजेशन को होता है। बिल्कुल। बिकॉज़ द ऑर्गनाइजेशन वुड ग्रो। एब्सोल्युटली। बट व्हाई डू यू थिंक व्हाट इज़ द मेंटल बैरियर? मतलब ये बात लोगों को पता है कि यार अगर मैं ₹2 खर्च करूँगा, मतलब आई लव दिस बुक बाय हाउ टू मेजर योर लाइफ, एक बड़ा अच्छा ऑथर है हार्वर्ड का। उसने लिखा कि उस जगह से रिटर्न मत एक्सपेक्ट करना जिस जगह पे आपने इन्वेस्ट नहीं किया। मतलब जो कंपनीज़ इन्वेस्ट करती हैं उन्हें रिटर्न मिलता है और ये बात सबको पता है। व्हाई? मतलब व्हाट डू यू थिंक? आई ऑनेस्टली डोंट नो कि क्यों नहीं करते हैं। आई गेस हमारे यहाँ पे या तो एक मेंटालिटी है कि यार बिजनेस चल जाएगा, एंड टू एन एक्सटेंट यस यू राइट, देयर आर मेनी मेनी बिजनेसेस जो विद इवन हॉरेबल पीपल प्रैक्टिसेस दे आर डूइंग ओके। आई मीन लेट मी बी ब्लंट, राइट? हम एचआर की बहुत बात करते हैं, देयर आर कंपनीज जहाँ पे एचआर का ना होने के बराबर है, बट दे आर डूइंग ओके, नो प्रॉब्लम, राइट? तो एक तो ये है कि आई डोंट हैव द आंसर। यू आर एब्सोल्युटली राइट, देयर वाज रिसर्च दैट प्रूव्स every dollar spent on wellness gives you 3 in return on revenue. Yeah, exactly. Right? And again मैं अपनी कमीज में तो दे चुका हूँ, even the bosses that I've had, the relationships that I've had, कि because उनके साथ मेरा one to one वो एक relationship था, it was more than just a professional relationship, you know, एक genuine एक trust था, एक goodwill थी, एक genuine I could see कि they care about me as a person कि मेरा well-being क्या है। ऐसे I was obviously more dedicated and committed कि यार जब कंपनी और मेरी टीम मेरा इतना ख्याल रख रही है, I will go out of the way as well if need be, right? हमारे यहाँ पे फिर वो ट्रांजैक्शन चीज़ हो जाती है ना, कि भाई कुछ जॉब है तो जॉब है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जॉब है तो आप ज़िंदगी उसको डेडिकेट कर दें, बट एक थोड़ा-सा जो एक टू एंड फ्रो रिलेशनशिप होना चाहिए वो ऑब्वियसली मिसिंग है। ऐसे आई डोंट हैव एन आंसर व्हाई कंपनीज़ डोंट सी दैट, व्हाई बिज़नेस लीडर्स डोंट सी दैट, एंड व्हाई दे वोंट कमिट टू अंडरस्टैंड। मैं एक कमेंट ज़रूर करूँगा व्हिच आई फाउंड रियली इंस्पायरिंग फॉर मी। आई थिंक 2022 तो 2023 की बात है। आई फाउंड आउट दैट देयर आर, मुझे नाम नहीं पता है, देयर आर 3 और 4 वेरी बिग नेम्स ग्लोबली जिनके सीईओज़ ने वेलनेस को अपनी बिज़नेस प्रायोरिटी में डाल दिया। दे सेड ये एचआर का काम नहीं है, एम्प्लॉयी वेल-बीइंग इज़ अ बिज़नेस प्रायोरिटी। सो उनकी जो ग्लोबल जो मेट्रिक्स था ना, वेल-बीइंग की जो सैटिस्फैक्शन है, ये जो नंबर्स है, उन्होंने बिज़नेस प्रायोरिटीज़ में डाला है। That means now the CEO is directly responsible for making sure that general wellness across the industry or across their company is high, because they realize कि अगर आपका एवरेज बंदा या बंदी स्ट्रगल कर रही है, तो बिज़नेस तो चलने से रहा। ऐसे इन पाकिस्तान आई सी दिस इंटेलेक्चुअल डाउनफॉल, आपने भी सिंगापुर में भी काम किया, आपने देखा होगा कि लोग प्रोग्रेसिव बहुत ज़्यादा हैं, या लोग बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, या यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कंपैरिजन लूप के अंदर इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पर कंटेंट कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा है, हमारी क्रिएटिव मेंटालिटी नहीं है। या How to develop this creative mentality? What do you think? मतलब you started up this organization, you had this creative mentality. किस तरह से इसको डेवलप किया जा सकता है? I think again I'm not the expert on this, but I would think a lot of this has to do with the way we bring children up. And I think colleges or universities या even school level के ऊपर हमें हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए। Now if Singapore actually on math and science, usually जो global जो ये challenges होते हैं उनमें वहाँ के बच्चे usually they're number one in the world, right? और अगर आप उनका schooling system देखें, it is very ruthless to that extent, right? आप ये चाइना में देख लें या even India to that extent, if you look at the schooling system how competitive it is, right? I think something has to be done at that school level, right? जो creative वाली चीज़ जो आप बात कर रहे हैं, I think to an extent, because I think once you're in your 20s, I think it's a bit too late already. हम जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई नया स्किल सीखना है तो बच्चों को नई लैंग्वेज है, कोई स्पोर्ट्स है, शुरू में सिखाओ, बिकॉज उनका टेकअप जो है बहुत ज़बरदस्त होता है एज अ किड। आई थिंक ऑल ऑफ दीज क्रिएटिव स्किल सेट्स एंड कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ डूइंग थिंग्स हैज़ टू बी एम्बेडेड इन, आई थिंक, एट द स्कूल यूनिवर्सिटी लेवल, राइट? हम जैसे कुछ बात कर रहे थे, कुछ टॉपिक्स की मैं एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ कि रिवॉर्ड है, कॉम्पनसेशन है, एनालिटिक्स है, ये तो स्कूल में सिखाना चाहिए, ऐसे ही राइट? इंटरेस्ट आप स्कूल में बिल्ड करें ताकि जो बच्चा या बच्ची नंबर्स में अच्छा है एंड दे वांट टू डू एचआर, दे कैन कम इनटू कॉम्पनसेशन फॉर एग्जांपल, राइट? अगर आप ऑलरेडी 20s में आके कहते हो कि यार अब हम सिखाएंगे, तो यस यू कैन, इट इज गोना टेक लॉन्गर, राइट? अगर हमारा जो करिकुलम डेवलपमेंट है, अगर वो अभी से वो रियलाइज करे कि मार्केट में चाहिए क्या, व्हाट इज रेलेवेंट, राइट? जो हम बात हमेशा करते हैं कि द इंडस्ट्री एंड एकेडमिया हैज टू कम टुगेदर टू आइडेंटिफाई कि मार्केट में चाहिए क्या, तो वी कैन ट्वीक आवर करिकुलम। एंड अगर हमारा वही 20 साल वाला करिकुलम होगा, यू नॉट रियली फुलफिलिंग द नीड, और जो बच्चों के पास टैलेंट है वो भी आप ज़ाहिर करें, द अल्फाज एंड द जेन ज़ीज ऑब्वियसली थिंक वेरी डिफरेंट फ्रॉम
how I think, and obviously the needs are very different as well. So I think, again, I'm not the expert, but academia has to figure out how to make things more easily accessible in terms of जो आप बात कर रहे हैं कि जो ये क्रिएटिव जो हमारा पूरा सिस्टम बना हुआ है, इसमें हम किस तरह से इसको ज़्यादा पुश कर सकते हैं। 20 साल पहले जब मैं ग्रेजुएट करा, जब 24 साल पहले, वी डिडंट हैव द ऑप्शंस दैट पीपल डू टुडे, राइट? आपके पास अपॉर्चुनिटी है, टेक्नोलॉजी है, उसको यूटिलाइज करें। You have a very successful corporate journey. As you already mentioned, you work with Unilever, eBay, and multiple organizations. Then you start this training accelerator thing, an organization which is serving a lot of organizations. The point is that आपको क्या लगता है कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर जी। कौन सा ऐसा स्किल सेट है जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है? बिकॉज लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स फेयर टू प्रायोरिटाइज। हमारे पास ज़िंदगी में ना बहुत कुछ सीखने को है। वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पे सबसे बड़ा विलन डिजिटल ओवरलोड है। आप अगर एक वर्ड कम्युनिकेशन भी लिखें या टाइम मैनेजमेंट लिखें या इवन ईचर भी लिखें तो हज़ारों पॉडकास्ट, हज़ारों वीडियोज़ आ जाती हैं। लॉट ऑफ इंडिविजुअल डोंट अंडरस्टैंड, सुने क्या या पढ़ें क्या, कौन से स्किल से शुरू करें। सो व्हाट डू यू थिंक कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर अगर आप स्टेप अप कर रहे हैं, एक यंग प्रोफेशनल है, किस स्किल को आप टॉप प्रायोरिटी दें? Pakistan mein, I would say number one, time management, undisputedly. I mean, I think that's the number one thing we all need to get better at. Number two, मैं बहुत combine कर रहा हूँ, professionalism हमारे यहाँ पे नहीं है, unfortunately, right? मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि professionalism means कि आपने अगर commitment दी है, right? तो if you say Friday evening 4 p.m., it should mean Friday evening 4 p.m. Right? अगर आपने you reached out to somebody or somebody's reached out to you, please have the decency to go back and respond to them, right? आप नहीं जानते तो चलो अलग बात है, but if you know somebody, right, and they've messaged you or they've emailed you, तो have the decency to go back to them. I think ये दो चीज़ें मेरे हिसाब से मुझे सबसे ज़्यादा बॉदर करती हैं पर्सनली। टाइम मैनेजमेंट तो नंबर वन है, बिकॉज 10 o'clock means 10 o'clock, 10:01 or 10:02 is not 10, right? ऐसे ही सो मेरी एटलीस्ट मेरी जो अपब्रिंगिंग है, जो मेरा जो अपना जो टाइम मैनेजमेंट वो इस तरह से है। हमारे यहाँ पे दूर दूर तक नहीं है। आई कैन नॉट टेल यू द काउंटलेस नंबर ऑफ टाइम्स आई बीन ऑन कॉल्स वेयर पीपल कम अप लेट एंड आई हैव टू कॉल देम कि भाई कॉल है, क्या हुआ, एंड दे लाइक अच्छा हम आ रहे हैं, सॉरी देर हो गई है। तो अगर आपको देर हो गई थी तो यू कुड हैव इन्फॉर्म मी, राइट? The problem is that we don't value our own time and we don't value others' time as well, right? And that to me is the biggest piss off personally, right? और मुझे लगता है कि जब तक आप टाइम को वैल्यू नहीं करते हैं तो फिर आप बाकी चीज़ों में अपनी क्या उखाड़ लेंगे, राइट? ये दो सॉफ्ट स्किल्स हैं, इफ आई कैन पुट इन दैट वे, कि जिस पे हमें बहुत ज़रूरत है। दूसरी चीज़ आई वुड से जनरली जो मैं हर एटलीस्ट द पीपल दैट आई मेंटर एंड कोच द यंगस्टर्स, उनको मैं कहता हूँ कि जब आप ग्रेजुएट करते हैं ना, तो पहले 8-10 साल आपको रगड़ा खाना पड़ेगा। What that means is that whatever field you are in, you have to build depth. True. Right? We are moving into a world which is AI is going to take over predominantly a lot of journalist jobs. Unless you have an expertise in a particular topic, your need is not going to be there because AI वो आधा काम कर लेगा. Very true. So first 8 to 10 years of any corporate life, मेरा हमेशा recommendation ये थी कि आप जिस फील्ड में भी हो, doesn't matter, you have to become the absolute master of that topic. अगर आप 10 साल में 6 डिफरेंट जॉब्स करोगे ना, तो इट्स नॉट गोना हेल्प यू बिकॉज यू नॉट द एक्सपर्ट। एक्सपर्टीज 2 साल में नहीं बनती है, डेप्थ नहीं आ रही, वो डेप्थ नहीं आती है। डेप्थ का मतलब ये है कि एक चीज़ को 40 तरीके से करे, 30 डिफरेंट एनवायरमेंट्स with 40 different stakeholders in 50 different ways. Every permutation and combination जो possible है ना, आपका उसके पास एक्सपीरियंस होना। That's how you build depth, right? जो साइकिल्स होते हैं हमारे पास 8, 10, 12, 15 साइकिल्स करे होंगे तब जाके आप एक्सपर्टीज आपकी बिल्ड होती है, राइट? एंड आई थिंक बिकॉज हमारे नए बच्चे अनफॉर्चुनेटली बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं, एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट, दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज, राइट? सो माय एडवाइस टू देम इज कि पिक अ टॉपिक दैट यू लाइक, व्हाटएवर योर पैशन इज, यू बिल्ड डेप्थ फ्रॉम डे वन। ब्रेथ का आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी है। एक बार आपने डेप्थ बिल्ड कर ली, यू आर नोन फॉर दैट एक्सपर्टीज, देन यू कैन से कि अब मैं ये एक्सपर्टीज को लेके आई कैन डू 20 डिफरेंट थिंग्स, दैट्स फाइन। बट अगर वो एक्सपर्टीज नहीं है तो आप आगे जाके उसे एक्सट्रैपलेट नहीं कर पाएंगे। One of the biggest challenges in corporate world I've seen is discipline. Professionalism again, right? वही consistency हमारे बहुत ज़्यादा missing है। I've seen in your journey जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि there's a lot of consistency, जी, there's a lot of discipline। जी, एक चीज़ तो मुझे समझ आती है, you lived internationally, you worked internationally, so the culture really helps you। जी, But एक चीज़ होती है कि आपका अपना भी एक process होता है, आपका अपना भी एक पैटर्न होता है। You've learned something, you've taken inspiration from somebody, you read a book, just like I create that soft skill culture, I create a positive culture in my workplace because I did Simon Sinek। लीडरशिप क्लास ने बहुत हेल्प किया यार भाई, ट्रस्ट कल्चर बिल्ड करो, लोगों को फ्रीडम दो, लोगों को लीनियंसी दो, स्ट्रिक्टनेस दिखाओ, और इफ यू टेक केयर ऑफ योर पीपल दे केयर ऑफ यू। आपकी इंस्पिरेशंस कहाँ से आ रही है, मतलब आपके पैटर्न्स कहाँ से डेवलप हुए, किसे पढ़ा, किसे समझा, यार ये चीज़ ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया, एंड दैट कैन बी कंसिस्टेंट, दैट कैन बी डिसिप्लिन।
I think I got that very much from my father. Number one, I think the drive, execution. I think I'm an execution guy. I'm not a strategy guy. So I think my father has played a huge role, and he still does in terms of the drive and all of that. Time management I get from my family. Alhamdulillah, I think we're an exception in Pakistan where from early days, मेरे लोगों को जो 9:30 बजे शादी का मैं 9:30 बजे पहुंच जाता था. Nice. Probably the first one. So I think time management and all these basic I think fundamentals I get from my grandfather and my father. दूसरी चीज़, I think I benefited a lot from having really good managers. पाकिस्तान से लेके even the toughest manager I've ever had, उनसे भी मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं अलग अलग तरीक़ों से, राइट. I think I really lucked out. अल्लाह का बड़ा एहसान है कि I've had really good mentors and really good managers, जिनसे मैंने अगेन सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों चीज़ें सीखी. जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो मेरा एरिया है उसमें भी, बट थिंग्स लाइक डिसिप्लिन, फोकस, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट की रिस्पेक्ट, राइट. एंड यू लर्न एज यू ग्रो, राइट. अगर कोई 2 मिनट लेट होता था, फर्स्ट थिंग दे वुड से कि यार आई एम रियली सॉरी, आई एम 2 minutes लेट, राइट. एंड दैट ऑल्सो शोज हम्बलनेस, राइट, कि आप और ये बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, राइट, बिग पोर्टफोलियोज, but they're humble about the fact that they're 2 minutes late because they value time. Again, अपना भी और दूसरों का भी. कितनी बार ऐसा होता था कि अगर कोई बंदा 3 मिनट मीटिंग में रह गए और वो इन्फॉर्म करते थे 10 मिनट पहले, 3 मिनट पहले कि I'm gonna be a little bit late. Again, respecting time, right? So I think I've had throughout my 20 years journey, again I've written, मैं LinkedIn पे भी लिखता हूँ कि एक बहुत बड़ी blessing मुझे ये रही कि जिन लोगों से मैंने काम करा है, they've been absolutely like the best in class. Unilever, GSK ले लें, eBay ले लें, and a lot of the things, like I said, what I've learned, मेरी जो inspiration रही है apart from my own family has been the people you work with. वो हम एक कहावत है, I don't know if I can translate that correctly, you're known by the people you hang out with, right? So something of that sort. तो अगर आप हाई कैलिबर लोगों के साथ काम करेंगे, इवन इफ यू लो कैलिबर, यू आर गोइंग टू इम्प्रूव. इफ यू नॉट गोना वर्क विथ हाई कैलिबर पीपल, तो वो एक आपका कितना इम्प्रूव कर लेंगे, राइट. तो आई थिंक अ बिग पार्ट ऑफ अल्लाह का अगेन बहुत बहुत आसान है दैट फॉर most of my 20 years I've had the benefit of working with really amazing people. Right. हमारे लीडरशिप एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज रहा है बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस के लिए. a lot of individuals lack that empathy on a part. While working in the HR domain, while working in corporate culture, been consulting in coaching, लीडरशिप लेवल पर आपको क्या चैलेंजेस दिखाई देते हैं? व्हाट आर द बेसिक फंडामेंटल्स जो कि बहुत मिसिंग है, जिन पर काम करने की ज़रूरत है? देखिए, पर्सनली मुझे आई थिंक द मेरा ये बहुत अपना पर्सनल ओपिनियन है. आई थिंक द बिगेस्ट स्किल सेट यू नीड टू हैव एज अ लीडर इज एम्पैथी. आपने पहले ही बोला कि यार अगर आपके एम्प्लॉयज़ खुश होंगे तो ही काम करेंगे, राइट. तो आई डू स्ट्रांगली फील दैट एनी लीडर हैज़ टू हैव ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एम्पैथी. नंबर वन, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एम्पैथी के चक्कर में आपने परफॉर्मेंस नहीं ले रहे बिकॉज आप हमेशा वो कह रहे हैं कि यार कुछ मसला है, ये है, वो है. आई थिंक अ लीडर हैज़ टू बैलेंस बोथ. In my view, the best leaders are those who show a tremendous amount of empathy, but they're very clear what is expected out of their employees, right? और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे या तो ऐसे लोग हैं, लीडर्स हैं, और मैं उनके साथ भी काम कर चुका हूँ, who only care about the numbers, empathy नाम की चीज़ नहीं है, या फिर ऐसे हैं जो इतने भाईचारे में लगे हुए हैं कि बिजनेस का क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है, right? So to me, it's always a balance कि you must do your best to look after your employees. Absolutely you must. कहाँ हामी किसी निकाल रहा है, मैं अकेला कुछ नहीं उखाड़ सकता, राइट. एंड सम ऑफ द बेस्ट लीडर्स गेट टू वेयर दे गेट टू बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग टीम्स दैट दे हैव. तो एक हम्बलनेस भी ज़रूरी है कि आप अकेले, इट डजंट मैटर हाउ अमेजिंग यू आर, यू नीड द राइट टीम टू गेट टू वेयर यू नीड टू गेट टू, राइट. तो मेरे जो भी हमारे टैलेंट एक्सेटर में जो भी हमारा विजन है, आई नो आई कांट गेट देयर. मैंने तकरीबन 1-1.5 साल अकेले गुजारा, एंड आई लर्नड एंड आई फाउंड आउट एंड आई गॉट टू अ प्लेस वेयर आई नो क्यों आई रियलाइज आई कांट डू दिस एनी मोर अलोन, राइट. सो आई गॉट अ टीम, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ ग्रेट टीम. Right, so and because of the team now we're moving much faster and we can do a lot of things which I couldn't do alone. Second part वही है कि but उस empathy के साथ साथ you need to be very clear. This is where the performance management part comes in. कि मुझे achieve क्या करना है और मैं कैसे करूँगा, and be very clear about how we can achieve that. मैं आपको एक simple में आपसे share करता हूँ कि performance management के पिछले 30 साल की history आप निकालें, and I've done the research myself. At any given point in time, 2 out of 3 companies are not happy with performance management, so they're either revamping the performance system or they want to revamp because they're not happy. इसका मतलब ये है कि 30 साल से 2 out of 3 companies are struggling with performance management. And उसका main reason पता ये चला है कि managers actually don't know how to talk to employees.
सिंपल एज दैट। कम्युनिकेशन मिसिंग। कम्युनिकेशन, और बट कम्युनिकेशन वो नहीं है ना, वो तो काम हो रहा है, क्या है, वो सामान आया, ईमेल आई, जवाब दिया, वो दिया, बट द रियल कम्युनिकेशन दैट ड्राइव्स परफॉर्मेंस इज अनफॉर्चुनेटली मिसिंग। That reminds me, Peter Drucker वो कहता था, the real meaning of communication is to heart what isn't being said. But I think a lot of communication takes place, जो वो बात आपको सुननी होती है जो नहीं भी कही जा रही है। तो आपका बॉस किस loneliness, किस crisis से गुजर। In fact, I was doing a podcast with the CEO of Bikea, and he said, उनसे पूछा गया यार podcast के दौरान कि यार आप को एंटरप्रेन्योरशिप की क्या कॉज देनी पड़ी। कहा यार, उन्होंने मतलब उनकी आंखों में आंसू आ, कहा यार बहुत ही लोनली फील करता हूँ, बिकॉज द काइंड ऑफ मुझे अंदाज़ा नहीं था कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के बाद इतनी ज़्यादा तन्हाई होगी, थोड़ी ज़्यादा यू नो सॉलिट्यूड होगा कि लोग शायद मेरी मेंटल इंटेलेक्ट को से समझ नहीं पा रहे होंगे। वी टॉक्ट अबाउट लीडरशिप क्राइसिस, मूविंग टूवर्ड्स माय नेक्स्ट पार्ट, हमारी टीम बिल्डिंग, टू बिल्ड द राइट कल्चर। पाकिस्तान में कल्चर पे बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, बिल्ड द राइट कल्चर। अगर आपका कल्चर पॉजिटिव होगा तो ऑटोमेटिकली लोग ज़्यादा रिटेन करेंगे। जेन जी मिलेनियल्स बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, वेलबींग कल्चर होना चाहिए, एम्प्लॉय कल्चर बहुत प्रोडक्टिव होना चाहिए। कल्चर के बारे में आप क्या रिमार्क्स देंगे कि इसको किस तरह से बिल्ड किया जाए? व्हाट आर द 3 फंडामेंटल्स यू वुड से कि यार ये होने चाहिए? आई थिंक नंबर वन विच अप्लाइज इन मेनी केसेस इज द लीडर लीड्स द वे। नंबर वन, ठीक है, हमारे पास काउंटलेस केस स्टडीज हैं, आप केस जिसमें आपको पता है कि एक लीडर ने आके लिटरली कंपनी तो छोड़े, मुल्क की जो पूरी फ्यूचर था ना वो चेंज कर दिया, राइट। सो आई थिंक कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी द लीडर डिसाइड्स व्हाट काइंड ऑफ कल्चर दे, अब वो अच्छा है बुरा है वो हम उसमें नहीं जा रहे हैं। नंबर वन डिफाइनिंग फैक्टर इज द लीडर। नंबर टू, यू हैव टू रियलाइज कि एक किसी भी जो कोई भी कंपनी यहाँ पे बड़ी बड़ी हैं जो 30 40 50 साल से हैं, उनका एक इनेट कल्चर है, राइट। वन थिंग वी हैव टू रियलाइज इज कल्चर्स डोंट बिल्ड ओवरनाइट। कहीं पे भी पहुंचने में कल्चर में टाइम लगता है। सो द सेकंड माय लर्निंग इन माय थॉट वुड बी, वट एवर कल्चर यू वांट टू बिल्ड यू हैव टू कीप इन्वेस्टिंग इन दैट। मैं आपको इसका सबसे प्लान एग्जांपल देता हूँ अपनी लास्ट कंपनी का, ईबे का। ईबे का कल्चर जो है ना, मुझे आई जॉइन इन 2015 और मैं 7 साल उनके साथ रहा। व्हेन आई जॉइंड देयर वाज अ कल्चर, ठीक है, जो भी था। मैं अभी मुझे छोड़े हुए 3 साल हो गए, बट आई डू नो फॉर अ फैक्ट कि उनका कल्चर अभी भी एग्जैक्टली वैसा का वैसा है। And unequivocally, you talk to any eBayer across the world, they will tell you roughly 5 things that everybody will say the same thing. क्योंकि वो कल्चर इतना embedded है, वो they wear their culture on the sleeve, they're very proud of it, Right. and they invest in the culture. तो कल्चर कहीं पे पहुंचता है, लेकिन वो पहुंचने के बाद उसको मेंटेन करने के लिए सिर्फ कहानी नहीं चलती, यू हैव टू इन्वेस्ट, राइट। क्योंकि कल्चर क्या है आपका, all your behaviors, all your words, all your talks, how you work, how you interact, right? It's a combination of many things. उसको consistently रखना कोई आसान काम नहीं है, especially if you think about a larger company in multiple countries। या अगर आप यहाँ पे कोई बड़ी कंपनी ले जहाँ पे 15,000 एम्प्लॉइज हैं, उसको किस तरह आप कल्चर डिफाइन करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट therefore is that actually if you want to change culture, you will need a combination of a lot of effort and also the right people to bring about the change। लीडर तो आके अपना इम्पैक्ट करेगा, लेकिन लीडर ऑल्सो नीड्स, जो हम कल्चर में एक थोड़ा सा इम्पैक्ट जो एस्पेक्ट आता है वो चेंज मैनेजमेंट का भी आता है। अगर आप ये बोलते हो कि हमारा बड़ा क्लोज कल्चर था, अब अचानक से आप कहते हो हम ओपन डोर कल्चर कर देंगे, ओवरनाइट तो होना नहीं है ये, इसको टाइम लगेगा, राइट। ऐसे। मैं इसका एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर आपके मैनेजर हमेशा आपसे पूछता था दिन में 5 बार के काम हुआ नहीं हुआ, अचानक से वो आपसे पूछते ही छोड़ दे, सबसे पहले तो एम्प्लॉय बोलेगा मेरा बॉस पागल हो गया है, समथिंग वेरी रॉन्ग, इसको क्या हो गया अचानक से, ये तो पीछे पड़ा था, अब छोड़ नहीं रहा। सो इफ यू वांट टू चेंज कल्चर, यू हैव टू बी वेरी इंटेंशनल अबाउट इट कि हम जो भी हमारा कल्चर है गुड और बैड, उसको हमें आर वी हैप्पी विद द कल्चर और नॉट। एंड एक दूसरा चैलेंज ये भी है कि इफ यू आस्क एनी एम्प्लॉय जनरली कि आपकी कंपनी का कल्चर क्या है, दे कांट डिफाइन इट। जस्ट लाइक ईवीपी, कल्चर इज ऑन वन थिंग। सो इफ यू गो टू एनी कंपनी से कि आपका कल्चर क्या है, मोस्ट पीपल वोंट बी एबल टू डिफाइन। दे कैन टेल यू बिग बिट्स एंड पीसेस कि हमारा कल्चर बड़ा ओपन है, हमारे यहाँ पे यू कैन वॉक इन टू एनी बॉसेस ऑफिस, ABCDE, राइट। तो आई थिंक लीडर्स एब्सोल्युटली लीड द वे। You have to invest time and money and effort to build the culture. And whatever that culture is, if you want to change the culture, उसके लिए आपको बहुत intentful आपको काम करना पड़ेगा। I think on our workplaces, I see there's a lot of stress, anxiety, depression, बहुत ज़्यादा negative emotions workplace पे दिखाई देते हैं। You work in your corporate journey, in entrepreneur life, there's a lot of stress, काम की deadlines, चीज़ें जैसे भी आपने कहा time management एक बहुत ही बड़ा challenge है। How do you manage your stress, how do you manage your anxieties while at work? ये जो challenges हमारी society में दिखाई देते हैं on day to day basis पर, आप इसे कैसे manage कर रहे होते हैं? I'd like to think, as a practicing Muslim, I think that helps a great deal. Not I like to think, I'm pretty sure कि मुझे at least personally जो है,
I think my faith and my religion helps manage a lot of that, absolutely. दूसरा ये है कि मैंने बहुत अर्ली जब व्हेन आई हैड माय टफेस्ट जॉब, उसके बाद मैंने रियलाइज़ कर लिया कि यार कोई भी जॉब करूँगा, जैसी भी जॉब करूँगा ना, इट्स अ जॉब, इट्स नॉट द पर्पस इन लाइफ। तो मैंने अल्लाह का बड़ा एहसान है, आई वेंट थ्रू अ टफ स्पेस, बट रियलाइज़ कर लिया कि अपनी हेल्थ और वेलनेस आपके अपने हाथ में है। देयर आर पीपल अराउंड यू हू केयर फॉर यू एंड दे विल टेल यू, आपके माँ-बाप हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। अल्टीमेटली जस्ट लाइक योर लर्निंग इज़ इन योर हैंड, योर हेल्थ एंड योर वेलनेस इज़ इन योर हैंड। सो आई एम वेरी, अल्लाह का बड़ा एहसान है, मुझे मौका भी मिला है कि आई एम एबल टू लुक आफ्टर माय हेल्थ एंड वेलनेस। सो आई मेरे लिए मेरा गोइंग टू एक्सरसाइज एन आवर अ डे इज़ अ नॉन नेगोशिएबल। अब मुझे सुबह 7 बजे जाना पड़े, रात को 11 बजे जाना पड़े, लेकिन मैं टाइम निकाल के जाता हूँ। आई विल ब्लॉक माई टाइम। जैसे सुबह में यूजुअली होता है कि दिन मेरा बड़ा थोड़ा क्रेज़ी होता है, तो आजकल मेरी कोशिश ये होती है कि 11 बजे से पहले मैं अपना वर्कआउट जो है निपटा दूँ, राइट? सो वो मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है। तो दैट हेल्प्स मी। दूसरा ये है कि आई थिंक 2 चीज़ें जो मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ और मुझे एक बहुत उससे हेल्प मिलती है टू मैनेज माय स्ट्रेस, इज़ ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। I think the more grateful you are at the smallest or the largest things, the things that are not working out, they start to mean less. They don't bother you. Yeah. Because you're always focused on the positive things in your life. तो आई थिंक जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल होते हैं, जितना ज़्यादा आप शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का, मुझे लगता है कि दी टफर थिंग्स इन लाइफ, ऑफ कोर्स वो सबके साथ होती हैं, बट द इम्पैक्ट ऑफ दोस टफर थिंग्स, दे डोंट इम्पैक्ट यू एज मच एज दे शुड, बिकॉज आप वो ऑलवेज ट्राइंग टू फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स। क्या अगर 5 चीज़ें गलत हो रही है तो 50 लाख चीज़ें सही भी तो चल रही हैं ना। तो आई थिंक मेंटली एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इफ यू ट्रेन योरसेल्फ दैट वे, आई थिंक फॉर मी पर्सनली दैट हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड। सो आई वुड से कि ये 3 चीज़ें मेरी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। Have you always have like you already have experience of more than 2 decades in the field of HR and this people management. क्या आप एडवाइस देंगे यंग इंडिविजुअल्स को, प्रोफेशनल्स को जो कि एचआर डोमेन के अंदर आ रहे हैं या टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर आ रहे हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखें या किन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा काम करें सो दे गेट प्रॉस्पर इन देयर अर्निंग? आई थिंक देखिए, टाइम मैनेजमेंट प्रोफेशनलिज्म पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, राइट? और मैं ये भी कहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू कम्पीट विद द बेस्ट, यू हैव टू बी द बेस्ट, राइट? तो हम पाकिस्तान में जो काम करें, बट एवरीबॉडी वांट्स टू मूव पाकिस्तान। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के बाहर हमारा टाइम मैनेजमेंट वहाँ चलता है? बिल्कुल नहीं चलता, राइट? सो इफ यू वांना गो आउटसाइड पाकिस्तान, लेट्स से, राइट? एंड यू वांना compete with the best, you got to be the best. That means you have to be ruthless about your time management professionalism. ये पहली बात है, राइट? जो सॉफ्ट स्किल्स की बात कर रहा हूँ। आई थिंक टू एन एक्सटेंट कम्युनिकेशन मेक्स अ बिग डिफरेंस, राइट? हमारे पास बहुत अमेजिंग बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, बट हमारी कम्युनिकेशंस टियर 2, टियर 3 यूनिवर्सिटीज़ की उन स्टूडेंट्स की इतनी अच्छी नहीं है। एंड आई वुड हाईली एडवाइज़ देम कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें। आई गिव यू माय पर्सनल एग्जांपल। मेरा लास्ट सेमेस्टर था फास्ट का, एंड हमारा एक टॉपिक में था कि आपको आके प्रेजेंटेशन देनी है। एंड आई किड यू नॉट, मैंने दुआएं करी हैं कि अल्लाह ताला मुझे प्रेजेंट ना करे, बिकॉज आई वाज वेरी शाय एंड मेरी इंग्लिश कमांड वो इतनी नहीं थी, राइट? एंड दिस इज लास्ट सेमेस्टर ऑफ फास्ट। बट अगेन अल्लाह की मर्जी ऐसी रही है कि मुझे ऐसी जॉब्स मिली जहाँ पे मुझे बात करनी पड़ती है, एंड आई हैड टू गो एंड प्रेजेंट, राइट? सो आई से इफ आई कैन डू इट, नोइंग हाउ आई वाज, एनीबॉडी कैन डू इट, राइट? बट यू देन यू हैव टू स्पेंड टाइम एंड एफर्ट। कोई भी स्किल आप ओवरनाइट नहीं करते हैं। सो कम्युनिकेशन आई थिंक इन टुडेज वर्ल्ड इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पे हमारे बहुत से इंडिविजुअल्स ना कंपैरिजन लूप में स्टक हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, खासतौर पर लिंक्डइन स्पेशली कंपैरिजन को बहुत प्रमोट करता है। आप बहुत ज़्यादा स्टेटसेस लगा रहे हैं, कंटेंट शेयर कर रहे हैं, मोस्टली कंटेंट वो है कि आज मैं यहाँ हूँ, तुम वहाँ हो, मैं वहाँ हूँ। एंड लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स में आज भी लिंक्डइन पे एक खातून का पोस्ट देख रहा था कि यार आई एम स्टक इन दिस कंपैरिजन ट्रैप, कि आप भी स्टक हैं। व्हाट वुड यू एडवाइस टू पीपल हाउ टू कम आउट ऑफ दिस कंपैरिजन ट्रैप? ना चाहते भी आपको लिंक्डइन खोलना है, या ना चाहते भी आपको अपडेट करनी है, और आपको ज़्यादातर क्या दिखाई दे रहा है? कंपैरिजन। ज़्यादातर आपको दिखाई दे रहा है कि लोग वहाँ हैं और मैं वहाँ नहीं हूँ। सो या इस कंपैरिजन से आप कैसे लूप आउट करते हैं? आप क्या एडवाइस करेंगे? आई थिंक मुझे एडवांटेज ये मिला है कि विद द काइंड ऑफ फ्रेंड्स आई हैड, बिकॉज़ आई थिंक आपका पहला कंपैरिज़न होता है कि मेरा दोस्त ये वो, पीयर प्रेशर ये वो। तो अल्लाह का शुक्र है वो कभी मुझे हुआ ही नहीं है। ऑल माय फ्रेंड्स आर एब्सोल्युटली लाइक अमेजिंग इंडिविजुअल्स। उन्होंने कभी मुझे किसी किस्म का भी एक तो नंबर 1 शुरू से ही, सिंस आई वाज़ अ किड। दूसरा ये है कि आई थिंक ये पीयर प्रेशर के चक्कर में ना पड़ें। एंड आई कम बैक टू द पॉइंट दैट इफ यू ग्रेटफुल मोस्ट ऑफ द टाइम, आई एम अज्यूमिंग, अगेन आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑन दिस टॉपिक, बट आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप ग्रेटफुल होते हैं ना हर वक्त, तो आप फिर कंपैरिजन में नहीं पड़ते हैं। आप कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ना आपको अपना खुश हैं। आपको लगता है, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आज मेरी डिस्कशन होती है बहुत टीम से कि यार उसके पोस्ट पे तो पता नहीं 500 लाइक्स हो गई या 1000 लाइक्स हो गई, सो व्हाट, हु केयर्स? एंड आई हैव बीन थ्रू दिस कि अगर मेरी पोस्ट से किसी एक बंदे का फायदा हो रहा है,
I'm happy with that, right? So I think the fact is आपकी insecurity नहीं होनी चाहिए. Everybody is where they need to be, right? Because they were meant to be there. ये at least मेरा belief है. So whatever you can do, and मैं हमेशा से ये कहता हूँ, हमेशा अपना भी मेरा personal challenge हमेशा से ये रहा है. The biggest competition I will ever have is with myself. I'm not competing with anybody, nobody's competing with me. और हर बंदा अपनी जहाँ पे है ना, वो उसका सबसे बड़ा challenge वो you have to get better yourself every day. So for me personally, the comparison has not been an issue. Like I said, एक तो ये कि मैं शुक्र करता हूँ कि in every way I'm the luckiest person alive. तो अगर किसी के साथ LinkedIn है या कोई comparison, मुझे वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. दूसरी चीज़ ये है कि I want to make sure that I get better every day. Yeah. So I'm always competing with myself. So अगर कोई दूसरा अपनी जिस जहाँ पे भी है, they're doing well or not, it's not really my concern, and I'm not really interested in that. राइट. पाकिस्तान में लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? मतलब आर वी गोइंग द राइट डायरेक्शन, बिकॉज यू हैव वर्कड इंटरनेशनली, यू वर्क विद द टॉप जायंट्स, जी. and you've seen trainings in Singapore, you've seen training in Pakistan. बहुत फ़र्क है यहाँ की ऑडियंस का, वहाँ की ऑडियंस का, लर्निंग एक्सपर्ट्स का. लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री को किस तरफ जाता देखा है? I'm not really in the position because मुझे पाकिस्तान में बहुत कम टाइम हुआ है. I know there are amazing companies and trainers and been doing amazing work. And again मेरा क्योंकि बड़ा specific है in HR training, and trainings are of every kind, right? आपकी technical trainings है, soft trainings है, leadership trainings है, so I really can't comment. मेरा हमेशा से बात जो मेरा point हमेशा से रहा है कि ट्रेनिंग्स एंड हम बी इन HR हमें सबसे सारा सवाल होता है कि RFA क्या ट्रेनिंग कर रहा है, जो हमेशा लीडर हमें जो पूछता है. माई थॉट हैज़ ऑलवेज बिन कि यार जो भी ट्रेनिंग करवा रहा हो, जैसी भी ट्रेनिंग करवा रहा हो, एज अ ट्रेनर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट दे नीड टू लीव द ट्रेनिंग हैविंग लर्न समथिंग, सम वैल्यू, राइट? मैं जब 22-23 का था तो हमें भी होता था कि यार ट्रेनिंग हो रही, चलो ऑफिस से छुट्टी मिल जाएगी, छुट्टी मैरिड में जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, तो ट्रेनिंग करेंगे, ये वो, राइट? Obviously, there are some obviously useful trainings as well, but ये हमारा रवि सुनता, by the way, is the trainings I do when people come sometimes वो मुझसे मजाक कर होता है कि यार हमें आगे ट्रेनिंग हुई, ये वो. It's good to have a perspective. My job as a trainer is कि तुम्हारा जो perspective है, my job is that when you leave, you must have learned at least one thing, if nothing else. तुम पूरे दिन मेरे साथ 8 घंटे गुजारोगे, अगर मैं तुम्हें एक चीज़ भी नहीं सिखा सका, that's my fault as a trainer. Right? So I take that very seriously. So I can't comment anything else about the training and all of that. मुझे इतना experience नहीं है इसमें. But I'm assuming that हमारे जितने भी trainers हैं, वो उनकी यही mentality है कि if somebody is coming to the training, yes, we want to make money, we want to make an impact. But our job as a trainer, just like a teacher, is कि कोई आ रहा है, आपके पूरे दिन गुजार रहा है, you must have done something कि वो कुछ सीख के जाए. When you reach some heights on leadership, जब आप लीडरशिप के किसी पोजीशन पे पहुंचते हैं, टेक्निकली किसी हाइट जो पहुंचते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आपकी प्रॉस्पर कर रही होती है, आपका इंटेलेक्ट डेवलप कर रहा होता है, तो जो आप नीचे चीज़ों को देखते हैं तो आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होती है. मतलब जस्ट लाइक अगर मैं सवाल को थोड़ा और आसान करूँ कि जब आप खुद एक इंटेलेक्ट रखते हो और आप देखते हो कि मेजॉरिटी वो इंटेलेक्ट नहीं रखती और आपकी बात नहीं समझ पा रही, सो यू फील लोनली, यू फील फ्रस्ट्रेटेड, एंड यू फील लाइक कि यार मैं किस तरह से इस बात को कन्वे करूँ, किस तरह से लोगों के साथ कनेक्ट करूँ. क्या चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती है ना व्हाइल वर्किंग विद क्लाइंट्स, व्हाइल वर्किंग इन दिस सोसाइटी या वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन? यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. ऑलरेडी मेंशन टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन वाली बात, बट डिस्पाइट दैट व्हाट डू यू थिंक क्या चीज़ मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट करती? I think यहाँ पे जो I think one of the frustrations is कि जो मेरा अपना एरिया है, right, is a very niche area, number one, right? इसमें ज़्यादा लोग नहीं हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है with the kind of experience I have. And I have to really sometimes compromise on my value that I'm providing to companies, right? अगर मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, and for me it's an opportunity cost because मेरे पास paycheck नहीं आ रहा हर महीने. So where I add my 1 or 2 or 3 hours if to a particular project or a client, I can't do something else because I have to do a lot of things, and I do have all these things on my pipeline. I think companies still expect sometimes इनकी expectation मुझसे ये कि मैं काम करूँगा, but at a price point that I am not actually happy with, and I do have to drill down my price point many times, right? अब मुझे पता है कि जो मेरी जर्नी रही है या मैं यहाँ पे ये पहुँचा हूँ, but पाकिस्तान में because वो appreciation नहीं है उस value की, right? सही है. So I have to really drill down my value sometimes with clients, which obviously frustrates me because मुझे and I'll be very honest and blunt, if I go back to Singapore, अल्लाह का बड़ा एहसान है, मेरा network है, I can get much better out of there, right? But I am here and I'm okay with that. But that's a frustration I have. And I do feel कि ऐसा नहीं है कि companies can't pay. They can. They can. I don't think ये excuse में मानने को तैयार नहीं है, companies can't pay. It's the perceived value
or what I'm trying to provide. I think that's my first question. the people have built that culture, you know, हमने ट्रेनिंग में भी चीज़ नोट करी कि जब आप कुछ ट्रेनिंग्स बहुत लोअर कॉस्ट पे जाके करा देते हैं, बहुत ऐसे ट्रेनर्स होते हैं जो कि बहुत कम कॉस्ट पे बहुत से क्लाइंट्स के लिए वो वैल्यू प्रोवाइड करते थे, तो दूसरे ट्रेनर्स उस वैल्यू पर जाके काम नहीं कर पा रहे होते हैं। जैसे लाइक इवन डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल की दुनिया में भी ऐसे देखा जाता है कि बहुत सी कंपनी जब बहुत लोअर बिड पे सर्विसेज कर देती है, तो हायर बिड वाली कंपनीज को एक स्ट्रगल फेस होती है। सो moving towards my next part, communication is one of the most important skill when it comes to corporate journey, when it comes to your success, according to LinkedIn survey। इससे बड़ा कोई स्किल नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें अचीव करी है, जो भी चीज़ें मैं हासिल कर पा रहा हूँ, मैंने देखा कम्युनिकेशन इज़ द मोर इम्पोर्टेंट फंडामेंटल, एंड दैट्स माय की क्वेश्चन टू एवरी इंडिविजुअल आई मेट कि आपने अपने कम्युनिकेशन को किस तरह एनहांस किया और किस तरह आप एडवाइस करेंगे यंग इंडिविजुअल्स को, बिकॉज पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, जो टैलेंट प्रोड्यूस कर रही हैं, उनमें मेजर लैकिंग कम्युनिकेशन किया, उनमें मेजर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की है। आप क्या एडवाइस करेंगे यंग इंडिविजुअल्स को? यार आई ट्राई टू कीप इट वेरी प्रैक्टिकल। जो जिस प्रोसेस से मैं गुजरा पिछले 20 साल में, रीड एज मच एज यू कैन। आई थिंक इट हेल्प्स क्वाइट अ बिट, राइट? सो रीडिंग का शौक नहीं भी है, ज़बरदस्ती रीड करें, किताब पकड़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, ऑनलाइन 50 चीज़ें हैं, रीड रीड रीड, राइट? दैट्स ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू। सेकंड थिंग, यू हैव टू प्रैक्टिस। तो पसंद हो ना हो, आप जाके प्रेजेंट करें। गलती होती है, कोई बात नहीं। एंड आई थिंक द शेम दैट वी हैव समटाइम्स कि हमारे इंग्लिश अच्छी नहीं है, नोबडी केयर्स। Now I've worked extensively with the Koreans and Japanese and all these जहाँ पे इनकी, and they're very proud of the local language, right? By the way, उनको फ़र्क नहीं पड़ता को इंग्लिश नहीं आती है। उनकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि अगर आप जापान जाएँ तो कोई मर नहीं रहा इंग्लिश में बात करने के लिए, राइट? वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट ऑल्सो, राइट? कि भाई इंग्लिश नहीं आती तो आई शुड फील अशेम, एब्सोल्युटली नॉट। हमारी जो लैंग्वेज है, वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट। बट येस, टू दैट पॉइंट, इफ यू वांट टू कम्पीट, देन ऑफ कोर्स यू नीड टू लर्न। अगर आपको बाहर जाके काम करना है, जो भी करना है, आई वुड से रीड 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 एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। व्हाट द नीड्स इज कि अगर आप जिस भी जॉब में काम कर रहे हैं, स्कूल में काम कर रहे हैं, स्पीक इन इंग्लिश, व्हाटएवर, जितनी भी इंग्लिश आती है उसमें बात करें। जितना आप पढ़ेंगे, मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने बहुत सारा जो सीखा या पढ़ा या इम्प्रूवमेंट आई मुझ में, वो मुझे पढ़ने से आई। क्योंकि मैं नॉवेल्स पढ़ता था, ये पढ़ता था, वो पढ़ता था। एंड देन एट द जॉब, इन मैनी केसेस तो इंग्लिश इज द ओनली आप प्रेजेंट कर रहे हैं किसी गोरे को या गोरी को, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। टूटी-फूटी ये है, वो है, आपको करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ नहीं कहूँगा कि ईमेल्स, क्योंकि इंग्लिश का मीडियम आपका वो है, टाइप करते रहें 10,000 15,000 ईमेल, बात ही को ना, इंग्लिश इज़ गोना गेट बेटर, राइट? प्रैक्टिकली मेरे हिसाब से 3 चीज़ें आप करेंगे, आई थिंक इट्स गोना गेट बेटर। In wellness part, you already mentioned that community support, your friendship support, something you mentioned that। अगर आप उसको थोड़ा सा elaborate कर श्योर है जो वेलनेस के अंदर या कम्युनिटी सपोर्ट की बात ही कर रहे हैं कि कम्युनिटी सपोर्ट से भी वेलनेस क्रिएट हुआ है, हाउ डू यू डिफाइन दैट? सो कम्युनिटी में ये कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। मैं पहले सिंगापुर की एग्जांपल देता हूँ कि सिंगापुर ने एज़ ए नेशन, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि फॉर एग्जांपल 30% ऑफ देयर पॉपुलेशन में डायबिटीज़ का, आई थिंक जो लास्ट नंबर मैंने देखा था, राइट? सो दे रियलाइज़ कि यार ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सिंगापुर गवर्नमेंट डज़ अ लॉट ऑफ वर्क विद कॉर्पोरेट्स कि आप अपने एम्प्लॉइज़ को फैसिलिटेट करें टू डू हेल्दी एक्टिविटीज़, राइट? तो वो आपके इस ट्रेनिंग्स हो रही रोड के ऊपर, ग्रुप्स में लोग भाग रहे हैं, दे गेट सब्सिडीज़। कोई ऑफिस बिल्डिंग है, उसके नीचे आप कोई क्लास करवा रहे हैं, यू गेट सब्सिडीज़, राइट? दिस इज़ बिल्डिंग द कम्युनिटी टुगेदर on a challenge that the government has कि everybody needs to be more healthier, right? तो इसको आप एक्सट्रापलेट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे अगर कोई चैलेंज है, फॉर एग्जांपल, राइट? हेल्थ को लेके हमारे यहाँ पे भी चैलेंज कम तो है नहीं, राइट? हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज हैं, ये है, वो है। मे बी इफ नॉट एट द गवर्नमेंट लेवल, एट द कॉर्पोरेट लेवल, राइट? आप इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं जहाँ पे यू ब्रिंग द कम्युनिटी टुगेदर। इसमें तो फैमिली को भी ला सकते हैं, राइट? कि हम अगर फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी को पता है कि हमारे 40% एम्प्लॉइज आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर है, राइट? तो हम एज अ कम्युनिटी हम इसको किस तरह टैकल कर सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आप नॉट जस्ट वन कॉर्पोरेट, यू कैन से बड़ी कोई कंपनी है जिसके पास पैसा है कि हम पूरी कराची में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हम ये एक्टिविटी चलाएंगे। हाउ डू वी रिड्यूस ब्लड प्रेशर इन आवर सिटीजन्स, राइट? आप एक्टिविटी कर रहे हैं, दूसरी कंपनीज विल जॉइन इन, दिस इज अ कम्युनिटी वर्क, दिस वन एग्जांपल। इसमें फैमिलीज भी आ जाएंगी कि आप बेहतर होंगे, आपकी फैमिली भी बेहतर होगी। आप इफ यू गोना टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आपकी फैमिली है, आपके माँ-बाप हैं, आपके स्पाउस है, आपके बच्चे हैं, तो बस यू डू समथिंग पॉजिटिव, राइट? एंड देन यू फाइंड वेज एक्टिवेशंस टू ब्रिंग पीपल टुगेदर, राइट? सो आई थिंक ये वो एग्जांपल, इसमें आप 100 एग्जांपल्स हैं आप ले सकते हैं कि हाउ डू यू ब्रिंग कम्युनिटी टुगेदर, वेदर इट्स हेल्थ, वेदर इट्स समथिंग और टॉपिक है। हमने जो लास्ट इवेंट करा था उसमें वी हैड अ वेरी टफ टॉपिक ऑन हरासमेंट ऑन वुमेन, राइट?
एंड आई थिंक दैट पैनल वाज समथिंग स्पेशल। इसके ऊपर आप कम्युनिटी में बात कर सकते हैं, हाउ डू वी मेक श्योर इट डजंट हैपन। हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कैन वी क्रिएट इनफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस कि जो इंसिडेंट्स होते हैं और जिस स्पीड से होते हैं वो कम हो, एंड आई थिंक द होल कम्युनिटी कैन वर्क ऑन दिस। रिसेंटली अभी आपने बात की कि फिजिकल का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपकी मेंटल हेल्थ के साथ, आपकी वेलनेस के साथ। क्या चीज़ आप इस चीज़ के एरिया में कवर करते हैं कि फिजिकल से रिलेटेड क्या चीज़ें आपको कवर करनी होती हैं जो कि आपकी वेल-बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? Yeah, so I mean, physical is anything, from all your, I don't know what the medical term is, but जैसे आपका ब्लड प्रेशर है, हार्ट, आपकी जो फिजिकल स्टेट है, लेट्स पुट इट दिस वे, आप जो हेल्थ स्क्रीनिंग करवाना चाहते हैं, राइट? 17 चीज़ें उसमें आती हैं आपका, ग्लूकोज लेवल क्या है, तो फिजिकल वेलनेस इज बेसिकली मेकिंग श्योर दैट फिजिकली, ऑल योर, द आइडियल स्टेट दैट यू टू बी, ब्लड प्रेशर है, ब्लड काउंट है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आर इंटैक्ट। नाउ ऑब्वियसली everybody unfortunately in Pakistan suffers from something or the other. अभी recently मैंने ये भी, I was reading this thing where we found out that genetically we are more prone to have fatty livers because of historical reasons. और उसका वो एक genetic उसका एक वो है। तो आप जब आपको पता है कि हमारे पास कुछ चीज़ें जीन्स में है, डीएनए की वजह से हैं, हम वी आर मोर ससेप्टेबल टू some other diseases. The point is कि आप physically क्या कर रहे हैं to take care of that. Obviously exercise is one way, but sometimes everybody needs a different sort of exercise, right? For some people it's cardio, for some people it's weight training. हमारे पास एक तो ये चीज़ है कि आप में, you're shooting in the dark. If you have a certain problem, then you need to have targeted intervention. इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि जो मैंने एग्जांपल दी कि आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे काम करें। Everybody needs to walk 30 minutes. Yeah. ठीक है, सबको फायदा होगा। ठीक है। एक है, नाउ यू नीड टारगेटेड इंटरवेंशन कि आपको हाइपरटेंशन है या आपको ब्लड प्रेशर है, उसके लिए एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज है, या एक लाइफस्टाइल है, या डाइटरी हैबिट है। फिजिकल इज नॉट जस्ट अबाउट कि मैं एक्सरसाइज करूंगा, इट्स आल्सो अबाउट द लाइफस्टाइल, राइट? वी हैव अ वेरी लेट ईटिंग कल्चर इन पाकिस्तान व्हिच इज एब्सोल्युटली डिजास्टर फॉर हेल्थ। आई वोंट नीड टू टेल यू, आप जाके कोई भी रिसर्च पढ़ सकते हैं, राइट? तो फिजिकल वेलनेस इज अबाउट हाउ डू वी मेक श्योर दैट आवर बॉडीज आर इन स्टेट, इन पीक परफॉर्मेंस स्टेट, कि उसमें जो उस तरह के डिजीज़ेज़ हैं, ये हैं, इनके आएँगी ऑफ कोर्स जो जेनेटिकली होंगी, बट वो कम से कम हो, राइट? तो इसमें प्रिवेंटिव मेजर भी है, राइट? एंड ऑफ कोर्स इसमें टारगेटेड मेजर्स भी हैं। When it comes to learning and development, when it comes to reading, when it comes to upgrading yourself, आप किन एरियाज पर फ्यूचर पे काम करना चाह रहे हैं? उनके एरियाज को देख रहे हैं, इन एरियाज को मैं प्रायोरिटाइज करूंगा फॉर माई लर्निंग या माई डेवलपमेंट। देखिए, मैं आई हैव आई हैव ट्राइड माय बेस्ट ओवर द इयर्स कि मैं हर रोज़ जो है कम से कम व्हेनेवर टाइम आई हैव, मैं 15 मिनट मेरी कोशिश होती है कि आई रीड समथिंग और आई लर्न समथिंग न्यू। नाउ वेदर दैट्स प्रोफेशनली कि भाई एचआर में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, रिलीजियसली आई फाइंड समथिंग टू रीड व्हाटएवर इट इज। तो मेरी कोशिश तो ये होती है, लिंक्डइन आई थिंक स्टार्टेड हैव रियली रियली वेल। मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट नहीं है कि अब लिंक्डइन में बहुत ज़्यादा ऐसा मटीरियल है which is really not relevant. So it's becoming a little bit of a Facebook, right? Unfortunately. So अब मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाना पड़ता है to get to what I need to read, right? But thankfully मेरे पास 2-3 और मेरे पास platforms हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। I really like numbers, which you probably know by now. So एग्जैक्टली I like research. तो देता 2-3 है forums हैं जहाँ पे मुझे HR and generally related जो हैं चीज़ें मिल जाती हैं पढ़ने के लिए. And I do feel कि upskilling is a lifelong process. आप जब तक मरेंगे नहीं, you should be able to learn. So I feel that I'm a continuous learner. मुझे चीज़ें सीखना पसंद है। Similarly to that extent, I think यहाँ पे थोड़ा कम हो गया है। एक दूसरी चीज़ अच्छी एडवांटेज, again, I talked about working with high caliber people is that when you sit and you talk to high caliber people, you always learn. So I used to spend a fair bit of time in Singapore, at least, networking and meeting people. And उस वक्त जॉब में वो opportunities भी ज़्यादा थी कि लोग आते थे कि यार हम ये फोरम में काम कर रहे हैं, आप आएँ। तो you learn a lot from your peers as well. और मेरा कि ये काम कॉम्पेंसेशन बेनिफिट्स का बहुत ज़्यादा हमारे चैलेंज होता है कि यार वो कंपनी ये कर रही है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं, विच इज़ आवर बेंचमार्किंग, राइट? सो आई बाय वर्च्यू ऑफ माय जॉब आई यूज्ड टू बी आउट देयर क्वाइट अ बिट, मीटिंग पीपल एंड फोरम्स के यार किस कंपनी में क्या काम हो रहा है। एंड आई हैव लर्न सम फैंटास्टिक थिंग्स ओवर द इयर्स कि यार कंपनीज क्या क्या काम करती हैं, वो ये बातें कम्युनिकेट नहीं करती हैं, बट दैट हैज़ बीन माई लर्निंग, राइट? सो व्हेन यू गो मीट पीपल लाइक माइंडेड हाई कैलिबर पीपल, यू ऑलवेज एंड अप लर्निंग। सो मेरी काफ़ी लर्निंग जो है, अब थोड़ी शायद इसमें बस इतना टाइम होता नहीं है, but is also, and I would recommend कि यार आप meet people, meet high caliber, high quality people. You will always learn something from them. when you started this training accelerator, when you started this organization called Talent Accelerator Program, I think
आई थिंक बिजनेस डेवलपमेंट पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जब आप अपने लिए काम कर रहे होते हो तो आपको एक बिजनेस डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है, बिकॉज व्हेन द वर्क कम्स डेफिनेटली दैट्स हाउ यू ग्रो। आपका बिजनेस डेवलपमेंट प्रोसेस क्या रहा, और क्या आप सजेस्ट करते हैं यार दिस स्ट्रैटेजीज नीड्स टू बी देयर, बिकॉज आई थिंक इन पाकिस्तान सेल्स इज रियली इंपॉर्टेंट। इफ यू नॉट मेकिंग सेल्स ऑटोमेटिकली नॉट गोइंग समवेयर, आपको डाउन साइजिंग करनी पड़ती है, आपकी बजटिंग को उधर वापसी उस नौकरी की तरफ से ले जाते हैं जहाँ से आप आए होते हैं। किस तरह से आपका प्रोसेस रहा और आपने क्या सीखा? यार, आई एम नॉट अ बीडी गाय, सो or not a sales guy. So I think it's a learning process for me as well. And if you ask, if you know, like reward community, जो जिस एरिया से मेरा ताल्लुक है, we are probably the worst in terms of going out and meeting people. So uh, I think it's a challenge for me even now. मुझसे बीडी का सेल्स का काम होता नहीं है ज़्यादा, right? Because that's not something that comes naturally to me. But I have to do it because I have to run the business. So I think that मेरी जो कोशिश अभी भी यही है कि I try to create awareness and education, like I said, जिसके थ्रू अगर लोग देखेंगे कि यार हाँ, ये बात सही हो रही है और इसका कंपनी को भी फ़ायदा है, हमें भी फ़ायदा है, then I'm hoping it's one of the ways through which maybe I can get work. And that has been one of the ways through which we have gotten work. दूसरी चीज़ जो मैं काम कर रहा हूँ, जिस पे हमने बात नहीं करी है, is that I'm building technology products. जो मैंने बात करी कि रिवॉर्ड एचआर में तो हमने बहुत काम करा है, कॉम्पनसेशन में टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स नहीं आए हैं। One of the, I would say, driving factors to open Talent Accelerator was always that I wanted to work on technology products. तो एक काम जो मैं कर रहा हूँ, अल्लाह का बड़ा एहसान है, it's taken a while but we are now there yet. हमने अपने 3 प्रोडक्ट्स जो हैं लॉन्च कर दिए हैं कॉम्पनसेशन में. These are global products and we've just started rolling them now, starting with Pakistan and internationally as well. And जो मेरी कोशिश ये वही है कि ये प्रोडक्ट का डिज़ाइन ऐसा है कि वो खुद बिकेगा. उसमें से जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है, वो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, अल्लाह का बड़ा एहसान है, whoever we've gone to and spoken to, this is a product, this is what they do, the feedback has been very very positive, right? तो हम जो एचआर का जो मेरा एंड गेम है इन प्रोडक्ट्स के थ्रू, वो यही है कि इट फुलफिल्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीड इन द मार्केट विच ऑलमोस्ट एवरी कंपनी नीड्स, राइट? तो मेरी कोशिश ये भी है कि प्रोडक्ट इज एक्चुअली गोइंग टू सेल इटसेल्फ, राइट? और फॉर एग्जांपल देता हूँ, इट्स नॉट एन एग्जैक्टली एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन बिकॉज वो बहुत बड़ा ब्रांड है, बट मैं पढ़ रहा था कि रोल्स रॉयस नेवर एडवर्टाइजेस. ये ट्रू, राइट, सही है। जिनको उसकी वैल्यू का पता है, दे विल कम. दे विल कम। तो मेरी कोशिश ये है कि वो मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं, और क्योंकि मैंने 20 साल गुजारे, तो मुझे पता है कि मैं अगर कंपनी में होता ना, आई वुड बी द फर्स्ट टू जंप टू दिस प्रोडक्ट. सो आई एम होपिंग दैट अदर्स रियलाइज कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है, it really meets the need and it solves a lot of problem and challenges companies have, and they will come and buy the product. तो मेरी जो डायरेक्ट सेलिंग है उस सेंस में बीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो शायद कम हो जाए. वेरी ट्रू। व्हेन इट कम्स टू चैलेंजेस टुवर्ड्स सोसाइटी, बात करते हैं एचआर की, हमने बात की, हमने वेलबींग के ऊपर बात की, हमने बिजनेस एरियाज के ऊपर बात की, बट मैंने एक बहुत बड़ा चैलेंज देखा हमारी सोसाइटी के अंदर, विक्टिम मेंटालिटी. लॉट ऑफ पीपल आर कंप्लेनिंग कि यार मेरी सैलरी कम है, बट मेहनत करनी नहीं है. Yeah. लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट कि यार आपको नहीं पता मेरे मसाइल क्या हैं. या मतलब मैंने थ्रू आउट अपनी ज़िंदगी में जितने 10 साल काम किए, उन्हें देखा हमारे लीडरशिप का रेशियो ऑलमोस्ट 1% ही है. मेजॉरिटी पीपल आर नंबर सेंट्रिक, मेजॉरिटी पीपल हैव दैट विक्टिम मेंटालिटी. नहीं, हमारे लीडर मेंटालिटी बहुत लेस करती है. व्हेन इट कम्स टू सिंगापुर, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ओवर देयर working with eBay and all the let's go say all multinational. I see you work with the leaders जी, and throughout वो victim वाली चीज़ काफ़ी कम दिखाई दी होगी, लेकिन I'm sure last 3 years जब से आप पाकिस्तान में हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, तो victim mentality बहुत ज़्यादा देखने को मिल भी रही होगी, या एक्सपीरियंस करने को मिल रही होगी. What do you comment on that कि how to overcome this? कुछ बहुत से लोग विक्टिम होते नहीं है, बेसिकली उन्हें कल्चर ने विक्टिम बना दिया. आई वाज रीडिंग विशन लाखियानी, आई लव दिस रिसर्च माइंड वैल्यू, कहता है कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी लोग ना कल्चर स्केप में स्टक है. वो उनके फैसले उनके नहीं होते, उनके कल्चर के होते हैं. 10 साल के तौर पे बहुत से लोग बुरा खाना नहीं खाना चाहते, लेकिन वो कल्चर में माँ बहन चाचा मामा का, ये बड़ी अपनी मजेदार बात जेनेटिक वाली की है कि ये फैटी लिवर जेनेटिकली लोगों को मिला है, जैसे ये, तो अब वो उस पर ओवरकम करना चाह रहे हैं, बट दे नीड टू अंडरस्टैंड इस कल्चर के पैटर्न को कैसे ब्रेक किया जाए और इस विक्टिम मेंटालिटी से कैसे बाहर आ जाए, सिंस आई हैव सीन इन योर जर्नी एज वेल. I don't have an answer honestly. मतलब this is a very tough one because हमारे यहाँ पे सोसाइटल ऑब्वियसली लेवल पे बहुत challenges हैं. We do live in majority of us do live in joint family systems, and वो हमारे challenges हैं. I don't have an answer. I mean, I guess एक तो ये है कि हमारे मुल्क में I think everybody is going through something, and मैं ये कहता हूँ कि I think stop judging people, right? Whether you are well-to-do or not, or whether you have a great job or not, let's not assume that everybody else is not a victim or only you're a victim. I think everybody's suffering.
परसों बारिश हुई, वो अमीर हो गरीब हो, हर बंदा सफ़र करा है, लाइटें गई हैं अमीर की भी और गरीब की भी, राइट? ऐसे ही आपकी जॉब हो या आपकी दुकान हो, सबको डैमेज हुआ है। सो दैट्स नंबर वन कि लेट्स नॉट जज पीपल। दूसरा ये है कि अगर आपको लगता भी कि यार आपके साथ बुरा हुआ है, तो मैं हमेशा ही चैलेंज करता हूँ, आपके कंट्रोल में क्या है? टू योर पॉइंट, यस यू आर लिविंग, यू वांट टू अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। आपके फैमिली में वो भी अभी भी हर चीज़ जो है ना वो 3 इंच कॉइल में बन रही है। अब करे, यू कांट पुश वेयर यू कैन, दैट्स माय थिंग, राइट? मैं अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनको भी कहता हूँ कि कीप पुशिंग एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज़ वेयर यू कैन, राइट? कीप पुशिंग का मतलब ये है कि अगर आप हर रोज़ 1 इंच बेहतर हो रहे हो ना, जो मैं बात कर रहा था अपने बिगेस्ट कॉम्पिटिशन से, दैट्स बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू। व्हाट यू कैन कंट्रोल, एट लीस्ट पुश देयर। यू आर राइट, हमारे सोसाइटी में, कल्चर में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम नहीं कर पाएँगे। आप अपनी फैमिली में रहते हैं, योर फादर मेक्स डिसीजंस ऑफ द हाउस, एंड हमारे पे कल्चर भी वैसा है कि बहुत सारे घरों में यू डोंट हैव अ से। या बच्चे-बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, राइट? यू कांट। सो पुश वेयर यू कैन, ठीक है? जहाँ अपने महदूद दायरे में जो आप जहाँ पे जितना पुश कर सकते हैं, व्हाटएवर यू कैन कंट्रोल यू डू, right? When you can start to make decisions yourself, then you'll have more authority, right? Hopefully, everybody gets to a point where they have enough control, you can control and you can say, कि now I can make decisions. Financial, या हमारे पे बहुत सारे challenges हैं. There are things I would love people to do, but I know कि वो financially हम नहीं कर पाते because ऐसे ही नहीं है, हालात ही ऐसे हैं, economy ऐसी है, right? Jobs don't pay that well, you know, taxes आपको पता है salary class की क्या हालात हैं, you know. ऐसे So वो भी challenges हैं. So I mean, I don't have an answer to you, but अगर you know मैं अपने आप को देखूं तो ये कहूँगा कि यार I will keep pushing to where I think I can. जहाँ पे मैं चेंज अपने आप को कर सकता हूँ, जहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, I will try to change where I can and I wait for the opportunity कि जब हो जाए. But I'm not gonna say कि यार मेरे साथ ही बुरा हो रहा है. I know for a fact सबके साथ बहुत बुरा हो रहा है. So victim mentality doesn't work. Moving towards the closing towards my podcast because Gen Z millennials आपको पता है बड़े hot terms है हमारे, you know, a lot of people are stuck in this instant gratification trap. हर किसी को instant चाहिए, अगर rewards की अगर हम बात करें उसको instant reward चाहिए, you know. I do a lot of interviews. I'm not an HR expert, but you know, while working in this organization, while working with a lot of companies, बहुत सी रिक्वेस्ट आती है कि अगर आप कुछ इंटरव्यूज कर दें, आप उनको इंटरेक्ट कर लें बिकॉज कम्युनिकेशन इज गुड एंड ऐसी लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस. Yeah. उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो इतनी प्रैक्टिकल नहीं है, उनको बहुत हर चीज़ फॉरन चाहिए. Yeah. आप क्या एडवाइस करते हैं यंग इंडिविजुअल्स को, हाउ इवन ऑर्गेनाइजेशंस को, व्हेन अ लॉट ऑफ एचआर माइट कंसल्ट फॉर दिस ईयर कि वी आर डूइंग इंटरव्यूज फॉर द टैलेंट हंट, और टैलेंट की एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं है, वो होनी चाहिए, आसमान से वो बात कर रही है, और हाउ टू ओवरकम दिस? I mean, I think there's a balance. मैं सिंपल एग्जांपल ये देता हूँ. I don't know if it's gonna make sense or not. अभी बीच में I don't know पाकिस्तान में कितना था, but I think है. ये वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस का बहुत बीच में जो ना कोविड के बाद बहुत झगड़ा चला है, राइट? ऑब्वियसली मिलेनियल्स, जनजीज ऑल आर प्रेफर कि भाई हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. कुछ कंपनीज ने कहा भाई 5 दिन आओ ऑफिस में, राइट? सो मेरे एग्जांपल ये है कि इफ अ कंपनी सेज आई वांट 5 डेज पीपल कमिंग टू द ऑफिस, नाउ यू डिसाइड एज अ कंपनी दैट मीन्स कि आपके पास एक सर्टेन पूल ही आएगा, which means a lot of Gen Zs and millennials, I say I'm not going to apply to this company because मैं 5 दिन ऑफिस नहीं जा सकता. You have to live with that fact. Then there's a company who says मैं completely remote हूँ, right? I would not work for the company because I am a sucker to have some office space. क्योंकि productivity ऑफिस में ज़्यादा होती है. I'm not going to apply for that. Point I'm trying to make is that you as a company decide what you want, right? And you live with the consequences. It could be very tough for Gen Zs and millennials कि भाई हमारा इस पे नहीं चलता, तो कोई बात नहीं यार. दूसरी चीज़ ये ना कि देखें, yes, Gen Zs and millennials will form majority of the the workforce, but it's a balance between what the company needs and what the employee needs as well, right? You still have Gen X like me, you still have older millennials and even some baby boomers still work in the workforce, right? I think what the companies have to figure out is that balance between how do we cater to all the generations. Yeah. I do also feel कि आप Gen Z पे बात करते हो तो बेचारे जो दूसरे लोग काम करें उनकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? Everybody is important. Everybody has their own set of strengths and gaps. Gen X की जो अच्छी चीज़ है मुझे पता है हमारी क्या फॉल्ट्स भी हैं, राइट? तो वो Gen Z में नहीं है, बट Gen Z के कुछ इश्यूज है जो हमारे में नहीं है. So good corporate environments basically take all of these into account and they balance it out. And अगर Gen Z's के instant gratification वाला जो पॉइंट है या उनकी जो रिक्वायरमेंट है, I think progressive companies have figured out a way to do this. Moving towards the very last part and very important part towards my session. I think you live Singapore. जी. काफ़ी वक्त गुजारा आपने, एक ज़िंदगी देखी. आपने देखा होगा एक ब्रेन ड्रेन से चला है पाकिस्तान के अंदर, बहुत सा टैलेंट बाहर जाना चाहता है जस्ट बिकॉज अभी बारिश, सिनेरियोज, फाइनेंशियल क्राइसिस. जब आप यंग इंडिविजुअल से मिलते हैं तो आप उन्हें क्या एडवाइस करते हैं कि यार बाहर निकलो या यहाँ पे रहकर
अपनी ज़िंदगी को बेहतर करो बिकॉज़ बाहर के अपने अलग चैलेंजेस हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जस्ट लाइक आपके वालिदैन आपसे दूर होते हैं, उस तरबियत के इश्यूज़ हैं। एब्सोल्युटली। मैं उस पार्ट पे आ नहीं सका पेरेंटिंग वाले और आपकी पर्सनल लाइफ के, लेकिन इंशाल्लाह सम अदर टाइम। बट व्हाट वुड यू एडवाइस, बिकॉज़ मैंने अपनी लाइफ में देखा कि बाहर जहाँ कॉर्पोरेट लाइफ बड़ी ज़बरदस्त है, आप यहाँ फाइनेंशियल्स बड़े वेल पे ऑफ हैं। यू ऑलरेडी मेंशन कि यार मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है यहाँ पे कि वो कॉस्ट नहीं मिल रही होती जो सिंगापुर में मिल रही है। लेकिन कंपैरेटिवली वहाँ की भी कोई ना कोई कॉस्ट है। बिल्कुल है। सिंगापुर में रहने के भी कुछ मसाइल हैं, बिल्कुल जिसको हमने डिस्कस नहीं किया। एंड आई वांट यू टू हाइलाइट समथिंग कि या ये जो एक फैंसी काइंड ऑफ वर्ल्ड दिखाई जाती है ना कि हर कोई बाहर निकल रहा है और यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है। कराची को मतलब एक बारिश को, और आई नो बहुत डैमेज हुआ है और बड़े रसायल हुए, लेकिन लिंक्डइन पे लोग जिस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, मतलब अगर लिंक्डइन नहीं हो गया तो कराची ये किस मतलब वहाँ लिंक्डइन पे इस वक्त जो चीज़ राय कर रही है, मतलब बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स लगा रहे हैं, मैं गटर के नाले में यार वो नहीं, वो जो ऑलरेडी मेंशन कि लिंक्डइन फेसबुक बन गया। ऐसे ही है। मैं एक स्ट्रेटेजिक एक लॉन्ग कमेंट आपका चाह रहा हूँ कि क्या आप एडवाइस करेंगे यंग इंडिविजुअल्स को, यार यहाँ किन्हें रहना चाहिए, या किन्हें बाहर चले जाना चाहिए? आप क्या प्रोस एंड कॉन्स देख रहे हैं? लेट्स सपोज अगर मैं सिंगापुर भी मूव होना चाह रहा हूँ तो वहाँ के प्रोस एंड कॉन्स क्या है? या दैट्स ऑल। देखिए सिंपल बात है कि हर लोकेशन के अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। यस, आपको सिंगापुर के लिए दूसरे मुल्कों में लाइटें होंगी, पंखा मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, रिलेटिवली सेफ्टी सिक्योरिटी ज़्यादा होगी। कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ एब्सोल्युटली हॉरेंडस इन सिंगापुर राइट नाउ। दूसरी चीज़ ये है कि जो हम यहाँ पे नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में हलाल फूड इज़ नॉट एज़, हम तो यहाँ पे जाके कहीं खा लेते हैं, बट यू हैव टू रियली वॉच आउट फॉर हलाल फूड इफ़ अगर आप कंसर्न्ड हैं, ऑफ कोर्स वी शुड बी। तो आई थिंक वो इतना आसान नहीं है। नमाज़ मस्जिद आपको हर 200 मीटर में मस्जिद मिल जाएगी। वहाँ पे सिंगापुर में भी कभी-कभार मुझे मॉल में किसी कमरे में जाके नमाज़ पढ़नी पड़ती है, राइट? ऑल्दो सिंगापुर आई थिंक इज़ द ईज़ीएस्ट नॉन मुस्लिम कंट्री आई वुड से इन द वर्ल्ड बिकॉज़ हलाल फूड बहुत कॉमन है, Yeah. मस्जिद है वहाँ पे। बट इफ यू गो टू वेस्टर्न कंट्रीज़, इट्स नॉट ईज़ी। टाइम निकालना, कहीं पे पार्क करके नमाज़ पढ़ना या हलाल फूड नहीं मिल रहा है या पूछना कि इंग्रीडिएंट सही है कि नहीं है, एक जिहाद है अपनी तरफ से, ठीक है ना? तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। देयर इज़ अ प्राइस पॉइंट फॉर दैट, लाइक यू सेड, अपने फैमिली से दूर हैं, अपने कल्चर से दूर हैं। अनफॉर्चुनेटली मेनी कंट्रीज़, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो नहीं हुआ, बट एक रेसिज़्म भी होता है बहुत कंट्रीज़ में, फेस करना पड़ता है, तो दीज़ आर सारे चैलेंजेस हैं। यहाँ पे आपको इफ़ यू मेक डिसेंट मनी, आपको मेड मिल जाएगी, ड्राइवर मिल जाएगा। वहाँ पे वॉशरूम भी खुद में है आपको, बिकॉज़ वी कांट अफोर्ड अ फुल टाइम मेड, राइट? तो ये सारी चीज़ें यहाँ से देख के लगता है कि यार बाहर ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त है, बट इफ़ यू हैव हैड अ पैम्पर्ड लाइफ, इट्स नॉट ईज़ी। यू हैव टू टफन इट अप। खुद ग्रोसरीज़ लानी है, खुद खाना बनाना है, खुद वॉशरूम साफ़ करना है, खुद झाड़ू भी मारना है, राइट? सारा काम खुद करना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से मतलब अच्छा लगता है, बट नॉट एवरीबॉडी कैन डू इट, करना पड़ता है ज़बरदस्ती। तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो चीज़ें हमें चैलेंजेस लगती हैं, लाइक आई सेड, ये बेसिक चीज़ें नहीं है हमारे पास, राइट? तो कम से कम वो स्ट्रेस नहीं है कि यार लाइट आ रही, पंखा आ रहा है, रिलेटिव सेफ्टी थोड़ी ज़्यादा है, सिक्योरिटी है। तो आई थिंक इट्स अ प्रोस एंड कॉन्स, आई थिंक 2 चीज़ों में। मैं हमेशा यही कहता हूँ सबको, इवन द जो बच्चे हैं जिनको मैं करता हूँ, आई थिंक एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम यू हैव टू फिगर आउट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। सो आई एम नॉट गोना से कि आप पाकिस्तान में ही रहो या आप बाहर जाओ, ठीक है ना? सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती बाहर जाने की, राइट? और बाहर रहने का मकसद से पाकिस्तान से भागना ज़रूरी की बात नहीं है, राइट? अ लॉट ऑफ पीपल गो आउटसाइड पाकिस्तान बिकॉज़ दे हैव अ जॉब एंड दे गेट अ कंट्री ट्रांसफर। समटाइम्स पीपल आर नॉट लुकिंग टू मूव आउट। जब मैं मूव आउट 2008 में, अ लॉट ऑफ माय कॉलीग्स बेसिकली गॉट ए ट्रांसफर बिकॉज़ वो बिज़नेस को ज़रूरत थी, राइट? कि वो भाई आपको 2 साल के लिए वहाँ भेज रहे हैं बिकॉज़ आप एक्सपीरियंस लेके आओ, फिर पाकिस्तान वापस आ जाओ। जो एक्सपैट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है एमएनसीज़ में कि दे सेंड यू आउटसाइड फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस एंड देन दे ब्रिंग यू बैक इन। So there are a lot of companies who still, I'm sure, send Pakistanis outside for different business reasons, development reasons. They're not necessarily looking to move out, but it's a company need, right? तो वो भी है. So my last comment would be कि you have to figure out what is making sense to you. I know people who've been mugged 4-5 times in 1 year. You will get to a point where you're like, यार I just can't take this anymore, right? Run आप कोई गन रख दे यहाँ पे 5 बार साल में, right? और आपका फोन वोन चुरा के ले जाएगा. Can you blame them if they want to move out? Is my question. If I was in their place, I'd be like, यार I'm sorry, I cannot do this anymore. अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं चला जाऊंगा. And there are people who realize कि यार मसले हैं यहाँ पे, बट हमारे मुल्क जैसा आपको बाहर वो फैसिलिटी और कन्वीनियंस नहीं मिलेगी, right? From Muslim perspective, from a family perspective, from an East perspective. So I always say, you decide what makes sense to you. And if that means that for now, it means you need to move out because it's easy for you and it's better for you, वो करें. आपको लगता है कि नहीं यार जैसा भी अपना मुल्क ज़बरदस्त है, it's better this way, so be it. You make the call.
Thank you so much, Sajjad bhai, for adding so much value. Thing I did a lot of podcasts, but I would love to say that so much research, so much numbers, so much of facts, and I become clueless in the entire podcast. यार मैं सवाल कहाँ से throw it up करूँ? So would love to have you again sometimes. Next time I'll try to do more homework while doing a podcast. दिस इज समथिंग व्हिच आई लर्न थ्रू योर पॉडकास्ट कि यार हर बंदे के साथ ना आप बहुत ज़्यादा कैंडिड नहीं कर सकते, कुछ के साथ आपने बहुत ज़्यादा फैक्ट एंड फिगर्स और बहुत ज़्यादा नंबर सेंट्रिक करना पड़ेगा. सो वुड लव टू सी यू अगेन. My pleasure. Thank you so much for having me. No, you're absolutely amazing, and I appreciate you calling me.